What are the types of taxes that a common person in India उसको जानने चाहिए? एक तो होता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। बेसिक चीज से लेके कार भी लेने जा रहे हो उसके ऊपर जीएसटी भरना है, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि मैं कुछ भी इनकम कमाऊं उसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। इस देश में 150 करोड़ लोग हैं, कितने लोग ये टैक्स भरते हैं? क्वाइट रिलेवेंट 145 करोड़ हमारा टोटल पॉपुलेशन है कुनाल, उसमें से पैन कार्ड होल्डर है 78 करोड़। द मोस्ट शॉकिंग डेटा 9.19 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, उसमें से जो टैक्स भरते हैं द मोस्ट शॉकिंग डेटा इस तीनों टाइप्स ऑफ इनकम में हाउ डू यू अंडरस्टैंड टैक्स और हाउ वुड यू वांट पीपल टू रादर अंडरस्टैंड टैक्स? इंडिया में 5 तरीके से आपको टैक्स लग सकता है। एक तो हो गई आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हो सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तीसरा हो गया कोई चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो गया आपका कैपिटल गेन्स, और लास्ट वाला जो चीज है ना होम लोन। अगर आपका कोई घर आपने लिया है जहाँ पे आप रह रहे हो और वो आपने लोन पे लिया है तो उसके ऊपर आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो कि अगर आपने और वाइफ ने जॉइंट लोन ले लिया 4 लाख तो आपको 4 लाख कर सकते हो। 15-18 लाख तो किसी का, ये 12 लाख का टैक्स है। तो स्लैब्स कैसे वर्क करते हैं उनके लिए वो एक बार परफेक्ट। अपन तो पहले हमें ना ओल्ड और न्यू रिजिम में दोनों में क्या स्लैब है वो बता देते हैं और फिर एक एक्चुअल कैलकुलेट करके दिखाते हो तो उनको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे होता है। Hello everyone and welcome to the 99% Club Show. Today's guest requires almost no introduction. If you read about personal finance and taxes in India, then you already know him. Please welcome CA Nitesh Buddhadev. Nitesh is a qualified chartered accountant and the founder of Nimit Consultancy, where he specializes in wealth management and tax planning. His client base spreads across salaried executives, business entrepreneurs and founders, and even NRI and HNI families. You've probably seen him featured on CNBC, ET Now, and even Zee Business. You've read his articles on Mint, Money Control, Financial Express, and Economic Times. Without further ado, let's bring him on the show. थैंक यू सो मच नितेश सर फॉर डूइंग दिस विद अस। आई थिंक इंडिया में टैक्स के बारे में जितने डेप्थ में आप बात करते हो वो कोई भी नहीं करता है, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आप हमारे साथ आपका नॉलेज टैक्स के बारे में शेयर करना चाह रहे हो। सो सबको ये कंप्लेन रहती है कि जब मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो पहले 30 रुपये सरकार मुझसे इनकम टैक्स में लेती है, मेरे पास 70 बचता है। फिर मैं कोई चीज़ लेने जाता हूँ तो उस पर सरकार मुझसे जीएसटी लेती है, तो मेरे पास ले दे के 50 रुपये बचते हैं। और आइडियली सरकार मेरा हर बिजनेस, हर चीज़ में, हर इनकम में 50% का पार्टनर हो जाता है एक तरीके से। तो सब लोग को ही कंप्लेन रहती है, और सामने सामने जब लोग अपने बेनिफिट्स देखते हैं जो गवर्नमेंट से उनको मिलते हैं, स्पेशली टैक्स पेयर्स को, वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। सो बहुत ज़्यादा मिसमैच लोगों को फील होता है, दे फील वेरी हर्ट व्हेन दे आर पेइंग टैक्सेस। सो आज के इस शो में मैं चाहूँगा कि आप टैक्सेशन पूरा एंड टू एंड एक्सप्लेन करें, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एंड किस वे में करती है, बट आवर अंडरस्टैंडिंग इज़ समथिंग दैट वी नीड टू एनहांस। सो मैं चाहूँगा कि आप टैक्स को पूरा ब्रेकअप करें, अलग अलग सोर्सेज से कैसे कैसे चीज़ें टैक्स होती है, चाहे वो इनकम के थ्रू हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हो। सो सबसे पहले शुरू करते हैं सर कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट अ कॉमन पर्सन इन इंडिया जो ये वीडियो देख रहा होगा उसको जानने चाहिए। Thanks a lot Kunal for having me, and I'm personally a big fan of whatever content आप जो डालते हो, बिकॉज आप जो डेफ में जाना चाहते हो ना और जो डेफ में जाते हो वो बहुत मीनिंगफुल है। बिकॉज कुणाल प्रैक्टिकली 30 या 60 सेकंड में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, करेक्ट। मैं आपको लिटरेट नहीं कर सकता वो चीज़ Right. में। सो आपका जो ये मीडियम है इसलिए मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बार हमको लगता है कि यार ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। सो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट लेंस से देखूंगा तो बहुत कॉमन है, पर मैं एज अ लेमैन देखूंगा ना तो उसकी बहुत ज़रूरत है। जो आपने एकदम मुझे प्रॉपरली बताया कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरा इतना टैक्स जा रहा है, तो आपने जो मुझे आज एजेंडा दिया है कुणाल, हम ट्राई करेंगे टैक्स की लैंग्वेज तो सिखा दे, उसके साथ टैक्स प्लानिंग भी सिखा दे। बिकॉज सी अल्टीमेट एम ये है कि मुझे टैक्स इसलिए समझना है कि मैं टैक्स बचा पाऊँ, राइट। मुझे टैक्स अवॉइड नहीं करना है। ये भी हम बात करेंगे, बट मेरा गोल यही है कि आपके साथ अगर आज मैं 1.5-2 घंटा बैठूँ तो मुझे लग रहा है कि पूरा टैक्स किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, ओके, और उसको पढ़ के से ये नहीं बनना है, पर उसको पढ़ के खुद का टैक्स कैसे बचा पाए उसका लॉजिक है। तो हम पूरा डेफ में जाएंगे, जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है प्लीज आस्क मी इन डेफ एंड आई ट्राई टू आंसर। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन के नितेश, कहाँ कहाँ हम, जैसे आपने बोला कि टैक्स जा रहा है, सो कुणाल एक तो होता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। मतलब अगर मैंने 10 रुपए का बिस्किट भी ले लिया ना, उसके ऊपर मैं जीएसटी भरूंगा, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। बिकॉज उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आप बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं कुछ लेने जाऊंगा, जैसे मैं ये लेने जाऊंगा तो मुझे वो लैपटॉप के ऊपर, आईपैड के ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा।
वो आपका जीएसटी हो गया। तो आप बेसिक चीज से लेके कार भी लेने जा रहे हो उसके ऊपर जीएसटी भरना है, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो मतलब 100 रुपए की चीज के ऊपर 18 रुपए जीएसटी लग गया तो वो आपको 118 रुपए की पड़ेगी। तो वो आपका 18 रुपए भी एक्सपेंस में जुड़ जाएगा, आपके लिए उसका कुछ फायदा है नहीं। तो ये हो गया एक तरीके का टैक्स जो मुझे लगता है जो अपनी 145 करोड़ की जो जनता है वो सब देती है। करेक्ट। अब हम आते हैं डायरेक्ट टैक्स पे, और आज हम जैसे आपने बोला था ज्यादा बात वही करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि मैं कुछ भी इनकम कमाऊं उसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, उससे ये पूरी कंट्री चलती है। आपकी मिलिट्री से लेके आपके रोड तक जो चीज चलती है वो सिर्फ हमारे टैक्स से चलती है। राइट। सो इट्स क्वाइट रिलेवेंट। ठीक है, अब दो हो गया डायरेक्ट टैक्स। वो डायरेक्ट टैक्स आप पूरा अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू देखेंगे तो 100 रुपये अगर वो टैक्स से कमाती है तो 60 रुपये आता है डायरेक्ट टैक्स से। ओके। तो हम सब मिलके 60% ऑफ द जो टैक्स रेवेन्यू देते हैं उससे ये कंट्री चलता है। और भी काफी रेवेन्यू सोर्स है, बट जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है 100 रुपये, उसमें से 60 रुपये आते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स से। और डायरेक्ट टैक्स में दो चीजें आती है, एक तो हम और आप जो भरते हो पर्सनल इनकम टैक्स, और दूसरा हो गया जो कंपनी भरती है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गए आपके दो हिस्से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के। और अभी आप कुछ भी इनकम कमाए उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, वो आपकी सैलरी हो, आपका कोई आपने समझ लीजिए कुछ आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो, आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, सब जगह पे आपका टैक्स दे रहा है, वो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। तो सर जो आपने कहा कि 100 रुपये अगर टैक्स में जा रहे हैं उसमें 60 इनकम टैक्स है जो एक इंडिविजुअल और एक कंपनी मिलके भरते हैं। सर हमारे पास इस देश में 150 करोड़ लोग हैं, कितने लोग ये टैक्स भरते हैं? क्वाइट रिलेवेंट, बिकॉज जब ये डेटा मैं खुद रिसर्च कर रहा था कुणाल, तो जब पहली बार मैंने देखा ये 5-6 साल पहले डेटा, जब मैं पूरा टैक्स को फ्रेम कर रहा था समझने के लिए और समझाने के लिए, 145 करोड़ हमारा टोटल पॉपुलेशन है कुणाल, उसमें से पैन कार्ड होल्डर है 78 करोड़। ओके, आधे है। 78 करोड़। ठीक है, अब उसमें से द मोस्ट शॉकिंग डेटा 9.19 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं। 9.19 करोड़ रिटर्न भरते हैं, टैक्स नहीं भरते। नहीं टैक्स नहीं भरते। अभी इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर भी अगर ये भी फिगर देखोगे आप तो आपके पॉपुलेशन के कंपेयर में है 6.33%। तो पूरे 145 करोड़ में से जो रिटर्न फाइल करते हैं वो है 9.19 करोड़ टू बी प्रिसाइज। उसमें से जो टैक्स भरते हैं द मोस्ट शॉकिंग डेटा इज 3.19 करोड़। That's it, which is 2.2% to be precise। इतने लोग सिर्फ टैक्स भरते हैं। उसका मतलब ये हुआ रफली 5.5-6 करोड़ लोग नील रिटर्न फाइल करते हैं। सो दिस इज व्हाट। तो अभी ये जो 2% है, शायद हम सब और जो आज ये वीडियो देख रहे हैं वो सब के ऊपर पूरा बर्डन है टैक्स का। इसलिए हमको टैक्स इतना हैवी लगता है, बिकॉज 145 करोड़ पीपल, उसमें से 78 करोड़ पैन होल्डर, उसमें से 9.19 करोड़ लोग फाइल तो कर देते हैं, पर 5.5 करोड़ बोलते हैं हमारा तो कुछ टैक्स आता ही नहीं, बिकॉज वो 12 लाख से कम कमाते हैं या बहुत सारी चीजें। करेक्ट। जो टैक्स भरने वाले हैं वो है 3.19 करोड़, जो है 2% आबादी ऑफ इंडिया। और ये फिगर कुणाल, ये फिगर आप चाइना में देखने जाओगे तो 10% का है और यूएसए में 43% का है। ओह माय गॉड। और हम कंपेयर कर लेते हैं, यार चाइना की तरह करना है, यूएसए की तरह करना। मानता हूँ वो डेवलप है, मैं मानता हूँ कि उनको बहुत सारे और भी बेनिफिट मिलते हैं, हम काफी पीछे, बट मैं बोल रहा हूँ कि जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है ना वो बहुत कम है। करेक्ट। तो सर टैक्स पेइंग पॉपुलेशन कम होने का कारण क्या है? क्या इनकम कम है, या फिर वो लोग बेटर टैक्स प्लान कर पा रहे हैं, या फिर टैक्स इवेज कर रहे हैं? फॉर दैट मैटर व्हाट इज दैट रीजन? राइट, सी अब इसी को टैक्स इवेड के चांसेस है ना बहुत कम हो गए, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज कुणाल आफ्टर ऑल द टेक्नोलॉजी एंड ऑल द अडॉप्शन, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो लोग कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को काफ़ी कंप्लेन है कि भाई बिजनेसमैन पैसे बचा रहे हैं ये है, पर देखो उनके ऊपर इतनी स्क्रूटिनी भी होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लिस्टेड कंपनी उसके ऊपर भी स्क्रूटिनी हो रही है जब वो ऐसा कुछ करते हैं। सो नाउ मुझे लगता है जो हमको देखना है आज ये मीडियम से सीखना है कि कुणाल मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं टैक्स को समझ सकता हूँ और उसको प्लान कर सकता हूँ। करेक्ट। तो 3 कंसेप्ट है, एक तो है टैक्स अवॉइडेंस, दूसरा है टैक्स इवेजन, और तीसरा है टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन को अगर मैं सिंपली बोलूं तो टैक्स अवॉइड करना मतलब आप टैक्स को ट्विक कर रहे हो। ओके। कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बंदा जॉब करने जा रहा है और उसके बॉस को बोलता है, पहले मैं इवेजन वाला बता देता हूँ, वो बोलता है कि अब काम करो, मेरा 1 लाख सैलरी है ना, मुझे 50,000 चेक से दे दो और 50,000 कैश से दे दो। ये हो गया टैक्स इवेजन, क्योंकि आप लॉ को ब्रेक कर रहे हो। आप कैश में लोगे मतलब उसको आप दिखाओगे नहीं, तो ये हो गया आपका टैक्स इवेजन। दूसरा आता है टैक्स अवॉइडेंस। मान लीजिए जस्ट टू ओवर सिंप्लीफाई, वो बोलता है कि 50,000 आप मुझे दे दो और 50,000 मेरी वाइफ को दे दो सैलरी। उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, सी इज नॉट एक्चुअली डूइंग अ जॉब, तो ये हो गया टैक्स अवॉइडेंस। दोनों पैसे
आए एक ही जन के हाँ, पास है। आए एक ही जगह आ रहे हैं और व्हाइट में ही आ रहे हैं, जो व्हाइट और ब्लैक बोलते हैं Right. हम, तो कैश में नहीं आ रहे, दोनों बैंक में ही आ रहे हैं। मतलब कंपनी पूरा 100 रुपए क्लेम भी करेगी जो Correct. उसको पे कर रही है, बट ये 50 हस्बैंड में जाएगा, 50 वाइफ में जाएगा। Right. ये हो गया टैक्स अवॉइडेंस, हम्म, बिकॉज वो जॉब नहीं कर रही है तो शी कैन नॉट गेट अ सैलरी, Correct. राइट। अब होता है टैक्स प्लानिंग। हम्म, आप एम्प्लॉयर के पास जाओगे, आप देखोगे आपके पास क्या क्या फ्लेक्सी हम्म, ऑप्शन है, आप कौन सी चीज़ में निवेश करोगे तो आपका टैक्स बचेगा, हम्म, आप टैक्स को समझोगे और आपके फेवर में प्लान करोगे, दैट Right. इज लीगल। ओके, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन इज नॉट लीगल, ओके। ओके। और उसके लिए आपको पेनल्टी भी आ सकती है, उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। बट सर जैसे आपने सेकंड वाला केस बताया जहाँ पे वाइफ के अकाउंट में आधा पैसा चला गया और हस्बैंड के अकाउंट में आधा पैसा चला गया, आई थिंक द प्रोबेबिलिटी कि ये चीज़ पता चलेगी उसकी वेरी लो है, तो इंडियंस ये चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे या फिर वोंट दे डू इट? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, अवॉइडेंस और इवेजन में ना काफी बार बहुत एक पतली लाइन होती है, ठीक है। आपने जैसे बोला ऐसे कोई कोई इसको यूज करता भी होगा, पर जिस दिन ये प्रूव हो जाता है, तो जैसे हस्बैंड वाइफ का केस बोला, बराबर है, तो ये पूरी इनकम हस्बैंड में क्लब भी हो सकती है, या जिसने दिया है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने Correct. किस बेस पे वो वाइफ को सैलरी दिया, शायद उसका वो क्वालिफिकेशन ना हो, आपने जॉब पेरोल पे दिखा Right. दिया है। तो अवॉइडेंस एंड इवेजन में बहुत थिन तीन लाइन है, लाइन है। पर दोनों को आप दोनों को इग्नोर करोगे और आपके कंट्रोल में है जो प्लानिंग, हम्म, तो प्लानिंग से भी काफी अच्छा टैक्स बच सकता है और लोगों का बच रहा है कुछ। सर आप कुछ रफ एस्टिमेट दोगे कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में आपके कोई क्लाइंट्स के साथ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव बीन एबल टू सेव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग? राइट। बिकॉज इसमें मैंने बहुत बार देखा है कि लोग पर्सनल सीएफओ नहीं रखना चाहते हैं या फिर इस सर्विसेज के लिए पैसा नहीं देना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये तो मेरी जेब से एडिशनल पैसा जा रहा है, राइट। बट सामने सामने जो टैक्स बचता है वो काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू व्हाट फीस दे आर पेइंग। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव सेव्ड थ्रू टैक्स प्लानिंग ऑफ एन इंडिविजुअल? Right. So the maximum amount of tax we is able to save is in the range of 3 to 4 crore. 3 to 4 CR? 3 to 4 CR. And I'm not joking. This is a practical scenario. अगर आप, और ऑफ कोर्स वो इनकम पे डिपेंड करेगा, उनकी Correct. कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा, सब चीज़ पे, बराबर है, बट दिस इज एक्चुअल फिगर। और हम उसमें से आज काफ़ी सारी चीज़ें बात करेंगे जो ये लोग देख के उसमें से अप टू लैक्स तो वो लोग भी बचा पाएंगे। ऑफ Okay. कोर्स सी एंड दिस हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Correct. कुणाल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक साल में आपका 3-4 करोड़ टैक्स बच जाएगा, मतलब उतना तो उसका टैक्स पेएबल भी नहीं होगा। राइट। बट अगर ये आप 5 से 10 साल का या 10 से 15 साल का आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी देखोगे, उसके अंदर आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, आप कैसे सैलरी आपका लेते हो, या कैसे आपका बिजनेस प्रोफेशन अलाइन करते हो, ये सबको आप एक प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग एंगल से देखोगे तो आराम से लैक्स ऑफ रुपीस ऑफ टैक्स कैन बी सेव्ड। अगर कोई एक मिडिल क्लास 10-15 करोड़ तक का एक जर्नी करना चाहता है थ्रू इन्वेस्टमेंट, राइट। वो सैलरी है या प्रोफेशनल है, क्योंकि वो मोर रिलेवेंट है। मैं Right. आपको 3-4 करोड़ का दूंगा तो ऑडियंस को लगेगा अरे ये तो 1% के लिए एप्लीकेबल होगा, Right. या एक 0.5% ऑफ द इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स नॉट गिव दैट एग्जांपल। Right. आपने पूछा तो मैंने बताया कि ये हमने किया हुआ है, बट रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो आज मेरे लिए या आम जनता के लिए क्या एप्लीकेबल है। लैक्स ऑफ रुपीस वर्थ ऑफ टैक्स कैन बी सेव्ड Saved. इफ यू प्लान प्रॉपर्ली, नो अवॉइडेंस, नो इवेजन, जस्ट बाय प्लानिंग टैक्स। तो सर कहाँ कहाँ पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग ओवर पे कर जाते हैं टैक्स? मतलब वो प्लानिंग कहाँ गलत हो जाती है अगर मान लो वो आपसे नहीं मिले और या फिर ये पॉडकास्ट नहीं देखा, राइट। तो at what places they are able to not save taxes or they're overpaying taxes? कुणाल, इवन इफ यू स्टार्ट विद अ सिंपल सैलरी, कौन सी रिजीम सिलेक्ट करनी है, उधर से लेके कौन से डिडक्शन और एग्जाम्पशन अवेल करने हैं, उससे लेके आप समझे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको दो प्रोडक्ट काफी सेम लगेंगे, पर कौन से प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करोगे। मान लीजिए दोनों का रिटर्न 7% है, आपको लग रहा है दोनों का 7% तो रिटर्न है, बट कुणाल मैटर क्या करेगा, अल्टीमेटली नेट मेरे पॉकेट में कितना जाएगा टैक्स पे करके। तो एक तो कंसेप्ट है कि मेरे को रिटर्न मिल गया, पर हम जो देखते हैं ना वो रियल रिटर्न दूसरी बात होती है, जो हम फाइनेंस में बात करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन के बाद देखो, हम बोलते हैं द एक्चुअल रियल रिटर्न इज दैट आफ्टर टैक्स। तो अगर आपके पास 100 रुपए है, आपने वो इन्वेस्ट कर दिए और वो 107 हो गए, अगर एफडी में 107 रुपए आप कमा रहे हो तो वो 7 रुपए के ऊपर मान लीजिए कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में, तो 30% तो उसमें से चले जाएंगे, तो 2.1 रुपीज आउट ऑफ 7 रुपीज इज गॉन। तो आपके हाथ में तो शायद 4.5-5 रुपए ही आया है, राइट? 4.9 बचा, करेक्ट। राइट, 2 मतलब वही बचा है, राइट। 4.9। अब वो 7 रुपए की जगह पे अगर मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट एप्पल टू एप्पल लूं, बराबर है, मान लीजिए एग्जाम्पल देने के लिए आर्बिट्राज फंड, ओके ठीक है, तो आप पूरे 7 रुपए भी आप रख सकते हो जेब में। ओके सो माई पॉइंट हियर इज दैट, दूसरा हो गया जो आपने बोला कि कौन से जगह है, तो आपकी सैलरी आप कैसे लेते हो, कौन से फ्लेक्सी Correct. बेनिफिट है, आप राइट कौन सा रिजीम चूज करते हो, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप कैसे इन्वेस्ट करते हो। नॉट ओनली दैट, लोग क्या करते हैं कि मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ तब टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दैट, आप ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ टैक्स प्लानिंग कैसे इन्वेस्टेड रहते हो, और तब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मुझे आज पूछा है कि हम डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट हार्वेस्टिंग, लॉस हार्वेस्टिंग, उससे काफ़ी टैक्स बच सकता है। एंड नॉट द लास्ट, जब आप एग्जिट होंगे वो स्ट्रेटेजी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो Right. होल जर्नी
is very इसलिए मैंने बोला important. कि अगर आपकी 10-15 करोड़ की जर्नी हम्म, है उसमें लैक्स ऑफ रुपीस का टैक्स बच बच सकता है। सकता है. थर्ड थिंग, अगर आप फ्यूचर में कोई हाउस बाय करोगे उसके ऊपर भी टैक्स बच सकता है। राइट. सो एवरी इंसिडेंस जहाँ पे आप टैक्स भर रहे हो मोस्ट ऑफ द जगह पे आप प्लान कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आता है, जो आपने पूछा मेन क्वेश्चन, प्रॉब्लम ये आता है आइदर मुझे टैक्स के बारे में पता नहीं है और शायद पता है तो मैं वो डेफ में नहीं जा पा रहा हूँ या किसी को कंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, जुलाई में आएंगे, अभी हम जुलाई में बैठे, जुलाई में आएंगे, सर टैक्स फाइल करना है, मुझे कुछ प्लान कर दो। प्लानिंग होता है सर जब साल में आप पैसे Correct. कमा रहे हो, आप तो वो पोस्टमार्टम कर रहे हो। जुलाई में आप जो करते हो ना Right, उसको मैं right. पोस्टमार्टम कहता हूँ, बिकॉज आपको सिर्फ हिसाब देना है ना सर, अब कुछ नहीं हो सकता। सो ये समझना पड़ेगा, टैक्स को समझो। अगर आप खुद से कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो हायर अ गुड प्रोफेशनल Correct. और उससे करो। प्लानिंग करोगे ना तो हो जाएगा। आई थिंक सर प्रोफेशनल हायरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज टैक्स सुन के सब डर जाते हैं. तो खुद से करना तो एनीवेज को इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि लोग दूर भागते हैं, कि साल भर पूरा दूर भागते हैं, फिर एंड में राइट, कुछ हो नहीं सकता है. सो सर एक एक करके समझते हैं. तो आई प्लीज। थिंक एक जने की इनकम 3 सोर्सेज से आ सकती है. हम्म। कोई एम्प्लॉयड है तो उसको सैलरी मिलता होगा, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फ्रीलांसर जैसे काम करता होगा, गिग वर्किंग, और किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा. सो इन तीनों टाइप्स ऑफ इनकम में हाउ डू यू अंडरस्टैंड टैक्स, और हाउ वुड यू वांट पीपल टू रादर अंडरस्टैंड टैक्स? श्योर कुणाल, मैं एक स्टेप और पीछे जाता हूँ। मैं जब सीए पढ़ रहा था, ठीक है, इंडिया में 5 तरीके से आपको टैक्स लग सकता है, डायरेक्ट टैक्स। ओके. एक तो हो गई आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, मैं नेम भी आपको बोल रहा हूँ जो टैक्स में यूज होते हैं, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब अगर मैं कोई जगह पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे पैसे आ रहे हैं, तो उस पर टीडीएस कट जाएगा, सिंपल पे। राइट. वो हो गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, और उसके ऊपर आपका कट गया Correct. पैसा, ठीक है, टीडीएस। दूसरा हो सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप समझो बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो, मैं कुछ एक प्रोफेशनल में हूँ, तो मुझे फीस आती है, उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, तो आपका हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। करेक्ट. तीसरा हो गया आप कोई चीज में इन्वेस्ट करते हो, तो वो हो गया आपका Capital कैपिटल गेन्स। gains, जैसे आपने ठीक है. शेयर्स लिया, म्यूचुअल Correct. फंड लिया, एफडी में भी डाला, बराबर है। right. एफडी वाला आपका आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि उधर आपको इंटरेस्ट आता है। अदर सोर्स में क्या आ जाएगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब आ जाएगा उधर। काफी चीजें को लोगों को नहीं पता है, गिफ्ट जो आप रिसीव करते हो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। Oh. सब गिफ्ट एग्जाम नहीं है। अच्छा, कौन सा गिफ्ट एग्जाम होता है सर? शादी में जो मिलता है वो गिफ्ट? शादी में जो मिलता है पूरा एग्जाम है, और उसका आपने एक पूरा सेक्शन रखा है, तो ऑफकोर्स वो बिल्कुल से ठीक है. डिस्कस करेंगे, बिकॉज ठीक वो है. काफी इंटरेस्टिंग है। Right. और वो मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ बस्टिंग होने वाला है हमारे वन ऑफ दिस Correct. पॉडकास्ट का। सो और लास्ट वाला जो हाँ. चीज है ना, वो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Okay. मान लीजिए आपके पास आपने कोई घर लेके रखा है, उसको आपने रेंट पे दे दिया। मान लीजिए आपकी शॉप है, वो भी आपने रेंट दे दिया, Right. वो भी आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Okay. काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर शॉप और मेरा कोई बिजनेस का प्लेस मैंने रेंट पे दिया तो किस में टैक्स होगा, वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। Okay. तो ये 5 तरीके से अलावा कोई भी तरीके से आपको टैक्स नहीं लग सकता है। आप जो भी सोच रहे हो ना, ये इसके अंदर आ जाता है। ओके. अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल मार्केट और पर्सनल फाइनेंस इंसाइट्स अच्छे लग रहे हैं, देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। यहाँ हम रेगुलरली मार्केट से रिलेटेड रिसोर्सेज शेयर करते हैं और upsurge.club की नई प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बारे में बताते हैं, और ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस पे क्लिक करके आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर एक एक को हम डेप्थ में समझेंगे. प्लीज प्लीज। उससे पहले सर ये जो पूरा डिबेट है ऑनलाइन ओल्ड वर्सेस न्यू रेजिम का, ठीक है सर, मैं पर्सनली आज भी ओल्ड रेजिम में हूँ बिकॉज मैं एचआरए बहुत अच्छा क्लेम करता हूँ, बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज wanting to go, and even the government is wanting that people should go to new regime. True. So sir, what is the debate and what is better in what scenario? So कुणाल, जैसे आप जानते हो 4 या 5 साल पहले ये पूरा शुरू हुआ कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया न्यू इनकम टैक्स रिजिम। तब तक एक ही इनकम टैक्स रिजिम था, स्लैब रेट होता है, ओल्ड रिजिम, जो अभी उसको ओल्ड न्यू बोलते हैं, पर एक ही रिजिम था पहले। तो एक इनकम टैक्स स्लैब होता है, आपको बहुत सारे डिडक्शन है जो आपको एप्लीकेबल है, वो ले लो और वो हिसाब से टैक्स भर दो। गवर्नमेंट को एक नया रिजिम लाना था, थोड़ा सिंप्लीफाइड लाना था, जहां पे डिडक्शन एग्जेम्पशन ज्यादा नहीं होंगे या नहीं ही होंगे, पर आपका स्लैब रेट फेवरेबल हो जाएगा। सो 2 रिजिम है, इनकम टैक्स न्यू रिजिम, इनकम टैक्स का ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम जैसे आपने बोला, आपका जो स्लैब रेट है वो इतना फेवरेबल नहीं है कंपेयर टू न्यू रिजिम, बट उसमें आपको 60 प्लस डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन मिलते हैं। 60 प्लस है? 60 प्लस डिडक्शन। मैं तो सर 6 साल से अवेयर हूं। करेक्ट। हाँ, मतलब इसमें आपका फ्लेक्सी पे और सब आ गया, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो उसमें से आपको जो एप्लीकेबल है वो लीजिए, और एक कैलकुलेशन होता है, वो करके आप सोचिए कि आपके लिए ओल्ड बेटर है कि न्यू बेटर है। तो सिंपल है, न्यू रिजिम मतलब फेवरेबल स्लैब रेट, पर डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं के मात्र मिलेंगे आपको,
और जब आप ओल्ड रिजिम में आएंगे हम्म, तो आपको बहुत सारे डिडक्शन एग्जाम्पशन मिलते हैं, पर आपको क्या एप्लीकेबल है वो लीजिए। और आप टैक्स स्लैब थोड़ा अनफेवरेबल लगता है कंपेयर में, पर आप देख लीजिए विच इज़ बेटर आफ्टर द होल कैलकुलेशन। करेक्ट। ये हो गया ओल्ड एंड न्यू रिजिम। सो न्यू रिजिम इंट्रोड्यूस टू सिंप्लीफाई टैक्सेस। और जैसे आपने बोला अगर आप अभी भी ओल्ड रिजिम में हो, ठीक है, तो यू आर इन द माइनॉरिटी। क्यों? क्योंकि अभी एक 18 से 20% लोग ही है जो ओल्ड रिजिम में है। ओ, तो आप बराबर से प्लान कर रहे हो शायद, और आपके लिए ओल्ड रिजिम अभी भी बेटर है। जैसे आपने बोला एचआर Right. आप अच्छा क्लेम कर रहे हो। हम्म, अब न्यू रिजिम में 80% ऑफ द लोग न्यू रिजिम में ओके, शिफ्ट हो चुके हैं। सो मेरा कहने का इधर तात्पर्य ये है कि अगर आपके लिए कौन सा रिजिम बेटर है, आपने बराबर चूज कर लिया, इसमें से काफी सारा टैक्स बच सकता है राइट। तो पहला टैक्स सेविंग तो मेरा रिजीम सिलेक्शन पे हो रिजिम जाएगा। सिलेक्शन से। दिस इज Got द फर्स्ट सेविंग जहाँ पे अगर आपको रिजिम बराबर पता है हम्म, कि आप कैसे टैक्स बचा पाओगे, Correct. ठीक है। पर कुणाल उसके पहले है ना, मुझे अगर हम रिजीम में जाए हम्म, उसके पहले मुझे है ना 1-2 मिनट स्पेंड करना है कि लोगों को है ना, जब मैं बात करता हूँ ना स्लैब रेट की, हम्म। तो लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है कि स्लैब रेट में मेरा अब टैक्स मैं पहले यही पूछ रहा था कि आपसे अगर Please. 15-18 लाख का किसी का या 12 लाख का टैक्स है तो स्लैब्स कैसे वर्क करते हैं उनके लिए, वो एक बार परफेक्ट। अपन तो discuss पहले कर हम है लेते हैं, ना उसके बाद ओल्ड और आगे न्यू बढ़ते रिजिम में दोनों में क्या हैं। स्लैब है वो बता देते हैं, और हम्म, फिर एक एक्चुअल कैलकुलेट करके दिखाते Right. हैं, तो उनको एकदम क्लैरिटी आ Correct. जाएगी कि कैसे होता है। हम्म, सो पहले न्यू रिजिम का टैक्स स्लैब है ना, वो बहुत याद रखने के लिए, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी, तो मैं कैसे याद रखता हूँ। 0 to 4 लाख नो टैक्स। ओके, अब हर 4 लाख पे 5% टैक्स ऐड होता जाएगा। Okay. सो लेट्स सी 4 to 8 हम्म, 5% टैक्स, ओके, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, ओके, फिर आगे आपका 16 to 20 20%, 20 to 24 25%, और जो भी आप 24 के ऊपर कमाओगे उसके ऊपर 30%। तो Okay. क्या हुआ, हर 4 लाख के मेरा स्लैब चेंज हुआ और 5% का टैक्स बढ़ता गया। तो ऐसे आपका 5 10 15 20 25 एंड 30 ये हो गया आपका न्यू रिजिम। राइट। तो आपके पास ये चॉइस है, आप ये ले लो। और 1-2 डिडक्शन मिलते हैं, कौन से मिलते हैं वो भी हम बात कर लेंगे। तो आप हो गया न्यू रिजिम अच्छा है, आप देख लीजिए। अब ओल्ड रिजिम पे आते हैं, उसमें सिर्फ 3 स्लैब है, 0 to 2.5 लाख दैट्स इट। नो टैक्स। Okay. उसके बाद आता है 2.5 to 5 लाख 5%। अब उसके बाद कोई स्लैब नहीं है, डायरेक्ट है 5 to 10 20%, ओके, और लास्ट है मोर देन 10 30%। 30%। तो अभी लेमैन को लगेगा अरे उसमें तो 24 लाख के ऊपर 30% है, इसमें 10 लाख के ऊपर 30% है, तो ब्लाइंडली गो फॉर न्यू रिजिम। इट्स नॉट लाइक दैट। राइट। वहां पे आते वो 60 प्लस डिडक्शन। Deductions. अगर मेरे पास वो डिडक्शन है और उसको कैसे यूज कर पाएंगे और वो हम देखेंगे, तो आपके लिए कौन सा बेटर होगा। सो बिफोर दैट हम एक मान लीजिए किसी का 15 लाख का इनकम है, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी दिखा देते हैं, तो उनको समझेगा। बिकॉज कुणाल मुझे जो हाईएस्ट क्वेरी आती थी इनिशियली, वो आती थी कि अगर मेरा 15 लाख है और मैं न्यू रिजिम में जाता हूँ, तो मेरे को तो सिर्फ 3 लाख का ही टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि 12 लाख तक तो एग्जम्प्ट है। करेक्ट। तो लोगों को ये कंफ्यूजन है। तो कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है मैं एक बताना चाहूंगा। मान लीजिए किसी का 15 लाख 15 लाख का 75,000, एग्जांपल लेते हैं, पर मैं नेट 15 लाख ले रहा हूँ, तो मान के चल रहा हूँ उसका 15 लाख 75,000 सैलरी है, हम्म, तो 75,000 मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दिया। Okay. वो बाय डिफॉल्ट आपको वो मिल सबको जाता है। मिलता है। सबको मिलता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो पहले तो आप 15 लाख 75,000 में से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल लीजिए, मतलब आपका इनकम हो गया 15 लाख। 15 लाख, करेक्ट। अभी 15 लाख है तो आप स्लैब लिखेंगे, तो 0 to 4 में आप कितना टैक्स भरेंगे, पहले 4 लाख पे 0, 0। फिर 4 से 8 में आप टैक्स भरेंगे 5%, वो हो गया 4 लाख पे 5% मतलब 20,000। 20,000 रुपए यहाँ पे। फिर हो गया 8 से 12 पे आपका 10%, तो वो हो गया आपका 40,000 रुपए। फिर हो गया 12 से 15, क्योंकि 16 तक तो जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा तो 15 लाख की इनकम है। करेक्ट, सो 12 से 15 पे आपका टैक्स हो गया 45,000। करेक्ट। तो कुणाल ऐसे टैक्स कैलकुलेट होता है, ये आपका टोटल करेंगे तो आता है 1 लाख, 105। हाँ 1,05,000। करेक्ट। अब इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा 4% सेस। इधर रुकना नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है ये टैक्स हो गया, इसके ऊपर 4% आपको सबको देना पड़ता है। सबको देना पड़ता है। सेस इज फॉर एवरीवन। सेस इज फॉर एवरीवन। जो Okay. टैक्स आएगा उसके ऊपर सेस आता है, तो 4% आपका हो गया सेस, वो आता है 4,200। तो कोई बंदा या बंदी 15 लाख 75,000 कमा रही है और उसके अलावा और उसकी कोई इनकम नहीं है, तो वो 15 लाख 75,000 पे 1,09,200 रुपए टैक्स देगी। और उसको ये कैसे अदा करना है, हर 1,09,200 डिवाइड हो जाएगा 12 महीने में और वो टीडीएस कट हो जाएगा। सो ये होता है। तो लोग का एक सीटीसी अलग है, इन हैंड सैलरी अलग है, ये लॉजिक है, क्योंकि आपका टैक्स कैलकुलेट ऐसे होता है। तो शायद, और ये मुझे लगता है आपके प्लेटफॉर्म में हो सकता है जो मैं पहली बार ऐसा समझा रहा हूँ, बिकॉज आपने बोला कि नितेश इतने डेप्थ में जाना है कि लोग को स्लैब रेट भी नहीं पता है। राइट। तो हमको लगता है यार ये बहुत कॉमन है, बट आई अग्री विथ यू कि लोगों को नहीं पता है और ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है लोगों मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि व्हेन वी लाइक फॉर आवर टीम मेंबर्स, जब हम उनके साथ सीटी से डिस्कस करते हैं और वो मंथ एंड पे उनके अकाउंट में जो अमाउंट आता है, हाँ तो टीम मेंबर्स हैव अ परसेप्शन दैट जो भी सीटीसी था डिवाइड बाय 12 कर दो, वो मेरे को
पर मंथ मिलने वाला है, राइट, बट जब मिलता है तो देयर इज अ डिफरेंस, ट्रू तो दे फील द कंपनी हैज डन समथिंग बट इट इज एक्चुअली द टीडीएस दैट इज बीन डिडक्टेड। ट्रू ट्रू करेक्ट। ट्रू। तो सर एम्प्लॉय के केस में द टीडीएस गेट्स डिडक्टेड और उसके बाद केवल फाइलिंग करना रहता है एम्प्लॉय को, कुछ एंड ऑफ द ईयर में भरना नहीं रहता है टैक्स। हाँ, अगर उसका और कोई इनकम नहीं है कुणाल, तो तो कुछ नहीं yes. भरना पड़ेगा। हम्म, और कोई इनकम है तो फिर हम्म, उसको वो हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। Alright. अगर मान लीजिए किसी का सैलरी इनकम है हम्म, तो उसका ये पूरा टीडीएस जो है वो एम्प्लॉयर की जवाबदारी है, वो एम्प्लॉयर काटेगा और आपको नेट सैलरी इन हैंड दे देगा। तो आपको सिर्फ रिटर्न फाइल करना है, आपका काम हो गया। कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर टू बी ऑन द सेफर साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स भर देता है या फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज Okay. अगर वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट करता है तो आपको आपकी सैलरी स्लिप में तो लिख के आता है कितना हम्म, होता है। आपको काफ़ी कंपनी टैक्स शेड्यूल भी देती है कि हम्म, भाई आपने क्या क्या चीज़ लिया है, वो हिसाब से Correct. टैक्स काटा है। तो मोस्टली ये इन सिंक ही होता है जो आपकी सैलरी होती है। तो Got it. बाकी की आपकी जो भी इनकम है, वो आपका इंटरेस्ट हो, हम्म, म्यूचुअल फंड हो, डिविडेंड हो, आप शेयर में ट्रेडिंग करते हो, उसका टैक्स आपको कैलकुलेट करके करके अलग भरना से पड़ेगा। भरना है, करेक्ट। हाँ और जी, मान लो मैं साइड में कोई बिजनेस भी कर रहा हूँ तो दैट आल्सो आई नीड टू कैलकुलेट एंड परफेक्ट। करेक्ट। ओके। सर ये तो काफ़ी सिंपल है क्योंकि न्यू रेजिम है, राइट, काफ़ी सिंप्लीफाइड चीज़ है। कॉम्प्लेक्स आई थिंक ओल्ड रेजिम लगता है, सो हमने ट्रू, 80% लोगों को तो एक बार के सॉल्यूशन दे कैलकुलेशन सॉल्व दे दिया है। हम 20% जो ओल्ड में आज भी है, हम्म, तो उन लोग का कैसे वर्किंग होता है थोड़ा सा वो वर्किंग भी एक बार समझ लेते हैं, श्योर प्लस श्योर द श्योर, डिडक्शंस आल्सो वी कैन डिस्कस। राइट। और आपने जो, मुझे लगता है जो फ्लो में हम जा रहे हैं कुणाल, इट्स वेरी मच यूजफुल फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये डिडक्शन के बाद हम चूज कर पाएंगे कि मुझे ओल्ड रिजिम में जाना है यानी कि कि न्यू न्यू में रिजिम में जाना है, जाना है, करेक्ट। बराबर। तो ओबीबी जो न्यू रिजिम वाला है उसके लिए थोड़ा काम बचा है कि उसके लिए कौन सा रिजिम बेनिफिशियल है वो उनको अब समझेगा। तो आप मुझे पूछ रहे हो कि डिडक्शन कौन से अवेलेबल है अगर मैं ओल्ड रिजिम में हूँ, Correct. राइट? दैट्स योर हम्म, क्वेश्चन। सो अगर मैं ओल्ड रिजिम में हूँ हम्म, तो 60+ डिडक्शन है। मैं वो कॉमन डिडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको और हम सबको मोस्टली काम में आते हैं, Correct. ठीक है। सो पहले तो वर्ड समझ लेते हैं डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्या होता है, हम्म, बिकॉज काफ़ी बार कुणाल ये लोग बोलते हैं कि डिडक्शन एग्जम्पशन एक ही चीज़ है, हम्म, और काफ़ी फाइनेंस प्रोफेशनल भी इसमें मिक्स कर Confuse देते होते हैं, हैं, विच right. इज़ वेरी नॉर्मल, हम्म, राइट। तो आपका डिडक्शन जो है, पहले एग्जम्पशन की बात हम्म, करता हूँ। एग्जेम्प्ट इनकम वो है जो आपके इनकम में जुड़ती ही नहीं है। फॉर Right. एग्जाम्पल आप Okay. बोलेंगे एचआरए एग्जम्पशन जो हम्म, आपने बोला वो, हम्म, क्यों? क्योंकि आपका एक सैलरी आता है, हम्म, उसमें अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो हम्म, आपकी कंपनी में से एक अलाउंस है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। Correct. उसका एक फॉर्मूला है हम्म, और आप एक रेंट भर रहे हो, हम्म, वो फॉर्मूला के हिसाब से उतना अमाउंट आपकी सैलरी से टैक्स में से निकल ही जाएगा, मतलब आपकी ओ- सैलरी में काउंट ही नहीं अच्छा वो होगा, इनकम ही नहीं है मेरा। इनकम ही नहीं है आपका, ओके। क्योंकि वो हाउस रेंट अलाउंस है। हम्म, तो वो फॉर्मूला से जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा एग्जेम्पशन। करेक्ट। दूसरी बात अगर मैं आपको दूं तो आपको पता होगा कि फूड कूपन्स काफ़ी कंपनियां देती है, बिकॉज मील अलाउंस बोलती है जिसको, राइट। तो वो भी आपका हो जाता है एग्जेम्पशन, ओके। ठीक है। तो इन शॉर्ट आपकी इनकम में ये काउंट नहीं होगा, उसको हम्म, बोलेंगे एग्जेम्पशन। राइट। बट अब गवर्नमेंट है ना, काफ़ी बार बोलती है कि ये आपकी इनकम तो हो गई, हम्म, इनकम माइनस एग्जेम्पशन आपकी हो गई नेट इनकम, इनकम। ठीक है। हम्म, अब ये नेट इनकम में से बिकॉज कुणाल ने क्या किया, कोई ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में स्कीम में हम्म, इन्वेस्ट कर दिया, या तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करेक्ट। कर दिया, या तो मान लीजिए आप जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हो हम्म, उसमें जो आपका पोर्शन है हम्म, ये हो गया, आप बच्चों की स्कूल फीस भरते हो, हम्म, ये सब आपका हो गया आपके डिडक्शन। क्यों? ओके। क्योंकि आपने कुछ एक्सपेंस किया हम्म, या तो कुछ इन्वेस्टमेंट किया, करेक्ट। उसकी वजह से उसको आपको गवर्नमेंट ने आपको आपको बेनिफिट दिया, ओके। तो ये आपके डिडक्शन हो गए। तो उधर गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन भी देती है, हम्म, डिडक्शन भी देती है, ये सब मिला के मोटा मोटा 60 के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ओके। इतने सारे हेड्स हैं। हम्म, तो अब ये एचआर है, हम्म, आपका मील कूपन, हम्म, आपके मान लीजिए बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, करेक्ट। पेट्रोल अलाउंस, ये सब आपके फ्लेक्सी पे में आपके एचआर पोर्टल में जाके आप सिलेक्ट कर सकते करेक्ट। हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। हम्म, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ 4 5 10 फ्लेक्सी पे रखे होंगे, हम्म, कुछ ही और कोई और रखेगा, पर ऐसी बहुत सारे जो कॉमन है वो आपका हो गया एचआर है। हम्म, सो एचआर हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आप वो क्लेम कर सकते हो। हम्म, दूसरा हो गया आपके मील कूपन्स, Correct. ठीक है। अब वो न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम दोनों में अलाउड है ये साल से। ओके। हाँ, अगर कोई ओके। फर्स्ट टाइम देख रहा है मील कूपन्स के रिलेटेड, तो ये साल से वो दोनों रिजिम वाले क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको जैसे बोला न्यू रिजिम में बहुत कम मिलते हैं। सो ओल्ड रिजिम में आपके 8 अभी आते हैं हम डिडक्शन के ऊपर। हम्म, एक सेक्शन है एटीसी, हम्म, ठीक है। अगेन ये कुणाल इनकम टैक्स हम जब ये बात कर रहे हैं हम्म, तब हम दोनों इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। वाई? बिकॉज हम जब रिटर्न फाइल करेंगे ये टाइम का तो वो होगा इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से, ओके। बट हम जब प्लानिंग करेंगे हम्म, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से करेंगे, बिकॉज 1 अप्रैल 26 से हम्म, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया। जो नया बना था हाँ, लास्ट पर मैं में। हाँ, तो मैं कॉमन सेक्शन यूज कर रहा हूँ बिकॉज अभी भी लोगों को नया सेक्शन नहीं पता है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल एटीसी है ना, सेक्शन 123 हो गया है, ओके, नाम ही चेंज हो गया नाम ही उसका? चेंज हो गया। ओह,
सो न्यू इनकम टैक्स में उसको वापस सिंप्लीफाई करने में काफ़ी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हुए, पर सारे सेक्शन के नाम चेंज हो गए, जो मे भी याद करने में शायद 2-3 साल और निकल जाएंगे, बिकॉज हम जब से पढ़ रहे हैं तब से ATC एंड ऑल दैट यूज कर रहे हैं। सो फॉर एज ऑफ यूज आई एम यूजिंग ओल्ड सेक्शन, बट उसका आपको न्यू सेक्शन मिल जाएगा और हम भी डाल देंगे ऑडियंस के लिए, इधर एक चार्ट रख सकते हैं। तो ATC फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 123 हो गया, ठीक है। अभी ATC के अंदर क्या आता है? ATC बहुत कॉमन सेक्शन है। इसके अंदर मैंने जो भी बोला, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, या तो आप मान लीजिए आपका EPF कंट्रीब्यूशन आपका पोर्शन है वो आ गया, बच्चों के लिए आप स्कूल फीस भरते हो, ऐसी बहुत सारी, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, ये सब इसके अंदर आ गया। तो आप मान लीजिए आपके पास ATC है जो 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप वो क्लेम कर सकते हो, उसकी लिमिट है 25,000 रुपीज। वो अलग सेक्शन है सर? वो अलग सेक्शन है, ATD। अगर आप आपके पेरेंट्स के लिए पे करते हो और वो सीनियर सिटीजन है तो अप टू 50,000 वो क्लेम कर सकते हो। तो अगर कुणाल खुद का मेडिक्लेम भर रहा है तो 25,000 वो हो गया। आपके पेरेंट्स का भर रहे हो और मान लीजिए आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 वो, तो आप ATD के अंदर 75,000 क्लेम कर सकते हो टोटल। राइट। अब आपका HR है, डिपेंड करेगा आप कितना रेंट भर रहे हो, आपका क्या अलाउंस है, तो वो फ्लेक्सी पे के अंदर जाएगा। आपका जो मील कूपन अलाउंस है, फूड कूपन, वो हो गया 1,05,600 फ्रॉम दिस ईयर, अप्रैल 2026 से, जो लास्ट ईयर तक 24,000 अलाउड था मैक्सिमम। 24। हाँ, अब वो हो गया 1,05,000, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है। तो ये बहुत सारे डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस अवेलेबल है। इसमें से हमको चूज करना है कि मेरे लिए क्या एप्लीकेबल है, एक तो मेरी कंपनी में क्या है, प्लस मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है फिर भी आप उस चीज को यूज कर रहे हो ना। तो ये सारे आपका करेक्ट हो गया मेन जो सेक्शंस आपको यूज कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग के लिए। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बट ये कॉमन सारी चीजें हैं। एक LTA करके आता है, लीव ट्रैवल अलाउंस। मतलब आपकी कंपनी में अगर LTA है तो अगर आप कंपनी में आप जस्ट मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो, मान लीजिए आप लद्दाख जा रहे हो, ठीक है, आप घूमने गए, आपका खर्चा हुआ, आप फैमिली के साथ जा रहे हो, आपका खर्चा हुआ 80,000 फ्लाइट का टिकट। तो अगर वो 80,000 आपने LTA ले लिया और कंपनी में आपने वो बोर्डिंग पास जमा कर दिया तो वो 80,000 आपकी टैक्सेबल सैलरी में काउंट नहीं होगा। ओके सर, ये एग्जेम्पशन हुआ कि डिडक्शन हो जाएगा? ये एग्जेम्पशन हो जाएगा। ओके, लीव ट्रैवल अलाउंस। ओके, ठीक है। तो LTA अगर आपने अभी LTA भी कैसा होता है, आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो। मतलब आपकी कंपनी में फ्लेक्सी पे में लिखा है कि आप अप टू 1 लाख LTA ले सकते हो, तो आप चूज कर सकते हो कि मेरे को ये साल LTA उसमें से कितना रखना है। अगर आपने LTA लिया मान लीजिए 1 लाख का आपके फ्लेक्सी पे में, और आप ये साल घूमने गए ही नहीं, ठीक है, और ये 4 साल में से 2 साल क्लेम कर सकते हो, उसका एक लॉजिक है। बट मान लीजिए आप ये साल घूमने गए ही, ऐसा नहीं कि आपका 1 लाख वेस्ट हो गया, आपको 1 लाख मिल जाएगा पर उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। बट मान लीजिए आप पूरे साल में घूमने चले गए और आपने अप टू 70,000 80,000 जो ट्रैवल एक्सपेंस है, सिर्फ ट्रैवल मतलब आइदर रेल ट्रेन और मतलब फ्लाइट, मतलब रेल ट्रेन और फ्लाइट से आप जाते हो उसका टिकट क्लेम कर सकते हो। उधर रहने का खाने पीने का खर्चा क्लेम नहीं कर सकते, पर वो फैमिली पूरा फैमिली का कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जमा कर दिया, वो आपका LTA हो गया, ठीक है। और एक दो चीज़ें मुझे याद आ रही है, काफ़ी लोगों को वो नहीं पता और आप एजुकेशन सेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें करते हो। सो कोई मान लीजिए एजुकेशन के लिए लोन लेता है, वो आता है ATE में। ओके, वो एक पावरफुल सेक्शन है कुणाल, उसमें आप अनलिमिटेड इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको कोई भी हायर एजुकेशन करना है, भले ही वो इंडिया में हो अब्रॉड में हो, मान लीजिए आपने उसके लिए 25 30 50 लाख का लोन ले लिया, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भरोगे एजुकेशन लोन का, वो आपका अनलिमिटेड, मतलब वो इंटरेस्ट 2 लाख 4 लाख 5 लाख कितना भी हो, 8 साल तक वो आप क्लेम कर सकते हो। ओके, ठीक है। क्या ये मेरे फैमिली मेंबर के लिए भी क्लेम कर सकता हूं? परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग एस्पेक्ट हो जाता है। काफ़ी बार क्या होता है कुणाल, आप मान लीजिए फॉरेन जा रहे हो स्टडी के लिए और आपने 50 लाख का लोन ले लिया, तो इसमें ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप आपके पेरेंट्स के साथ लोन लो, तो वो को एप्लीकेंट हो जाएंगे। ओके, पहले वो हो सकता है। और आप आपके किसी मान लीजिए आप भी किसी और के लिए ले सकते हो, आपकी वाइफ के लिए ले सकते हो, आपके बच्चे के लिए ले सकते हो। तो मैम अभी एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज अपनी काफ़ी सारी ऑडियंस होगी जो शायद उनके पापा को, उनके पेरेंट्स को एप्लीकेंट रख सकते हैं। सो एजुकेशन लोन अगर आप इंडिया के लिए या तो अब्रॉड के लिए ले रहे हो, सो वो ATE के अंदर आपको अनलिमिटेड इंटरेस्ट मिलेगा। और इसका जो प्लानिंग एस्पेक्ट क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए क्योंकि जब आप जॉब करना शुरू करोगे तो आपकी इनकम उतनी नहीं होगी जो इसका आपको बेनिफिट मिल पाए। या तो आप फॉरेन में अर्न कर रहे हो तो इसका तो आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे, पर अगर आपके को एप्लीकेंट आपके पापा मम्मी है वो इंडिया में है और भले आप उधर से आप उसको पैसे भेज रहे हो फॉरेन से और वो आपको रीपेमेंट कर रहे हैं, तो उनको ये डिडक्शन मिल जाएगा और ये 8 साल तक मिलता है। तो दोनों रेजिम में ये सिर्फ ओल्ड में ही है। हाँ, तो ये न्यू रिजिम में आप अपना अच्छा क्वेश्चन किया कि न्यू रिजिम में कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो न्यू रिजिम में ना सिर्फ 4 डिडक्शन मिलते हैं। पहले तो आपका हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000,
जो ओल्ड रिजिम में है 50,000। राइट। अभी अगर आप ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो तो एम्प्लॉयर जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा वो आपकी काउंट नहीं होगा आपकी इनकम में। ये 99% लोगों को पता नहीं है। राइट, उनको लगता है पूरा कंट्रीब्यूशन ही आ जाएगा। हाँ, उनको लगता है कि नहीं ईपीएफ का अलाउड नहीं है, मतलब मैं जो डाल रहा हूँ वो अलाउड नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर का भी अलाउड नहीं है। तो कोई भी न्यू रिजिम में है और अगर उसके एम्प्लॉयर समझ लीजिए 12-15,000 20,000 हर महीने उनके आपके बिहाफ पे डाल रहा है, आप भी डाल रहे हो, बराबर है। जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन ईपीएफ वुड नॉट कंसीडर इन योर टैक्सेबल सैलरी अंडर द न्यू रिजिम। तो दूसरा वो पकड़ लीजिए। तीसरा, अगर आपकी ऑफिस में एनपीएस का प्रावधान है तो अप टू 14% ऑफ योर सैलरी, ठीक है, आपकी बेसिक सैलरी अगर आप इन्वेस्ट करता है, आप करते हो, मतलब एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये न्यू रिजिम में है। ओल्ड रिजिम में ये परसेंटेज 10% है। ओल्ड रिजिम में ये मिल जाएगा। तो मोस्ट चीज़ें ओल्ड रिजिम में तो है ही, पर न्यू रिजिम में सिर्फ ये 3-4 चीज़ें। तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपका एनपीएस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये सब आ जाता है। और तीसरा मैंने आपको बताया ये मील कूपन, राइट, वो भी ये साल से अभी इसमें है, तो 1,05,000 आपका उधर से आ गया। ये 4-5 चीज़ों को छोड़ के आपको न्यू रिजिम में और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए सिंपल हो गया। अभी ओल्ड रिजिम में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, आपने जो एचआरए से बोला। दूसरा, होम लोन। अगर आपका कोई घर आपने लिया है जहाँ पे आप रह रहे हो और वो आपने लोन पे लिया है तो उसके ऊपर आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। ओके, सेक्शन 24B में आता है। ओके, इसमें एक प्लानिंग एंगल है कि अगर आपने और वाइफ ने जॉइंट लोन ले लिया 4 लाख का तो आपको 4 लाख कर सकते हो। ओके, और एटीसी में आप जो प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हो, बिकॉज जब भी मैं ईएमआई पे करूंगा कुणाल तो उसमें 2 कंपोनेंट होंगे, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो मेरा 2 लाख तक का इंटरेस्ट आ जाएगा सेक्शन 24B में, और जो मेरा प्रिंसिपल रिपेमेंट हो जाएगा वो एटीसी में आ जाएगा। राइट, तो अगर आप 1.5 लाख वो पकड़े तो 3 लाख वो हो गया और 4 लाख ये, तो टोटल कपल मिला के 7 लाख क्लेम कर सकते हैं। और ये काफ़ी लोग प्लान नहीं करते तो सिंगल नाम पे लोन लेते, दोनों साथ में लेंगे तो लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाता है करेक्ट। और डिडक्शन भी बढ़ जाता है। सो इसमें दिस इज़ वेरी क्लियर कि अगर मुझे चीज़ें सिंप्लीफाइड रखनी है तो न्यू मेक्स मोर सेंस। अगर मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन है, होम लोन है, ये सारी चीज़ें मेरे पास है जहाँ मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ, देन ओल्ड स्टिल माइट मेक सेंस। तो एक इंसान को कब पता चलेगा या फिर वो कैसे प्लान करेगा कि अब मेरे को भाई ओल्ड ले लेना चाहिए या फिर न्यू ले लेना चाहिए? और अगर क्या एक इंसान अगर न्यू में शिफ्ट हो जाए तो वापस ओल्ड में जा सकता है, नहीं जा सकता है, उसका क्या लॉजिक है? बिल्कुल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल द पीपल वॉचिंग, बिकॉज मैंने एक चार्ट बनाया है कुणाल, वो हम सबके साथ शेयर करेंगे, पर ये चार्ट समझा देता हूँ। जब ओल्ड एंड न्यू रिजिम आया तब वी वर द फर्स्ट वन टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ अ ब्रेक इवन चार्ट। राइट, और उसके बाद काफ़ी मीडिया हाउस, वेल नोन जो फाइनेंस मीडिया हाउस है, उन लोगों ने अडॉप्ट किया, ठीक है। तो हम लोग ये चार्ट में क्या दिखाते हैं कि आपके पास अगर 60 सेकंड है, ओके, तो आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा रिजिम बेनिफिशियल। ओनली 60 सेकंड, ओनली 60 सेकंड्स एंड यू जस्ट नीड 2 फिगर्स। ओके, आपका कितना सीटीसी है और आप कितना डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ओके, तो डिडक्शन एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करना है, कौन से क्लेम करना है, हमने बता दिया। सीटीसी उनको खुद को पता है। राइट, तो अगर अभी भी आपको चेक करना है, कोई अभी हमको देख रहा है, बराबर है, तो आपको सिंपली 2 फिगर चाहिए, आपके सीटीसी एंड ये, और ये चार्ट है। और चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो अगर आपका 12,75,000 और उसके नीचे का इनकम, ब्लाइंडली गो फॉर अ न्यू रिजिम, बिकॉज सारा पैसा अकाउंट में आ जाएगा। हाँ बराबर है, ठीक है। 12,75,000 तो आपके लिए सैलरी वाला पॉडकास्ट इधर खत्म होता है फॉर न्यू रिजिम पीपल, हाँ, फॉर न्यू रिजिम सैलरी वाला होता है। पर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस करना चाहते हो, हम करेंगे। अब मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आपकी इनकम 15 लाख है, हमने 15 लाख का टैक्स कैलकुलेट करके बताया था। अब कुणाल, किसी की अगर 15 लाख इनकम है, सीटीसी है, और उसके सामने वो 5,93,750 टू बी प्रिसाइज, अगर रिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है तो ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है। ओल्ड में रहो न्यू में रहो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों में आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। इसका मतलब द मोमेंट आपका 5,93,000 से डिडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आपके लिए ओल्ड बेनिफिशियल हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, रिजल्ट यही आएगा, बिकॉज हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, अगर किसी की इनकम, और काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स है उसकी इनकम अगर 24,75,000 मतलब 24,75,000 से ज़्यादा है तो आपके 8.5 लाख के डिडक्शन एग्जेम्पशन चाहिए फॉर ओल्ड रिजिम टू बी बेटर। ओके, अगर 8.5 लाख है तो दोनों में सेम आएगा। तो मान लीजिए आपकी 30 लाख इनकम है, 40 लाख है, 45 लाख है, 50 लाख है, उससे ज़्यादा है, एटलीस्ट 8.5 लाख के डिडक्शन नहीं है, गो फॉर न्यू रिजिम। राइट, और डिडक्शन एग्जेम्पशन वो इंडिविजुअलिस्टिक पता चलेगा। जैसे आपके पास रेंट है, शायद मेरे पास खुद का घर है, मेरे पास रेंट पे है, इनकम नहीं है, तो शायद मेरा लोन हो सकता है, पर मुझे पूरा टोटल करना है, मेरा फ्लेक्सी पे, मेरे डिडक्शन, मेरे एग्जेम्पशन,
अगर वो टोटल मेरा 8.5 लाख के ऊपर चला गया या हम्म। जो भी हमने दिखाया राइट हैंड साइड कॉलम में उसके ऊपर गया और सामने लेफ्ट हैंड साइड में इनकम है, तो आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सी रीजिम बेटर है। आई थिंक लोगों को बस 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये वाला चीज़ हो गया कि मेरा एग्ज़म्पशन का टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, और एक एग्ज़म्पशन की और रिडक्शन की आई थिंक पूरी लिस्ट होनी चाहिए टेस्ट होनी चाहिए। कि जहाँ-जहाँ मेरा टिक हो रहा है, और फिर उसका टोटल उनको बनाना आना चाहिए। फिर ये टोटल उठा के इस वाले में Perfect. डाल देंगे तो दे विल गेट अ क्लियरर आंसर। क्लियर। आई थिंक व्हाट विल हेल्प मोस्ट इज़ जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये डिडक्शन आप क्लेम कर True. सकते हो, तो उसका टोटल पहले बनाइए, फिर शायद इसमें डाल दीजिए, यू विल गेट अ परफेक्ट। बेटर आंसर। Completely agree. यस। और सर हम लोग पूरा डिस्कशन कर रहे हैं वो जो अभी नया इस साल से इनकम टैक्स लागू हुआ उसके अभी आपके हाँ जी, करेक्ट? इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 26 से चालू हुआ। मैं ये जो लिमिट भी आपको बता रहा हूँ सब बता सब। रहा हूँ बिकॉज कुणाल मेरे लिए वही बेनिफिशियल है कि अब मैं क्या प्लान करूँ। हम्म। जो मैं रिटर्न अभी फाइल कर रहा हूँ उसमें शायद मैं कुछ नहीं कर कुछ नहीं पाऊंगा कर बिकॉज वो सकते। लास्ट डे चला गया और Right. तब हमारा पॉडकास्ट भी नहीं था। करेक्ट। बट अभी जो आप ये साल में इनकम कमा रहे हो हम्म। बिकॉज अभी आपको पेन ज्यादा फील हो रहा है बिकॉज अभी आप जब रिटर्न खोल के देख रहे हो रहा है इतना टैक्स भर रहा हूँ मैं, करेक्ट। तो ये जब पेन फील हो रहा है ना हम्म। तभी इसका मलम लगा दीजिए Correct. और प्लान चालू कर दीजिए। एंड दिस इज प्लानिंग, दिस इज नॉट Perfect. इवेडिंग, और दिस इज ट्रू, नॉट नॉट एट ऑल। हाँ चोरी चकारी फ्रॉम नहीं, ऑफ नहीं। टैक्स, दिस इज प्रॉपर प्लानिंग। अगर मैडम भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनको भी कोई हर्ज नहीं और होगा। आई थिंक गवर्नमेंट ने ये सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस बनाए इसलिए ताकि हम अच्छे से प्लान कर पाए, दैट्स व्हाट एंड हमारे ऊपर वो एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं है कि टैक्स भी आप भरो फिर इंटरेस्ट भी भरो और उस पर Right. क्लेम नहीं ले पाओ। परफेक्ट। ठीक है सर, ये हो गया पूरा आई थिंक सैलरीड इंडिविजुअल का फ्रेमवर्क। बहुत सारे बेनिफिट्स उसको समझ में आ सकते हैं कि वो कैसे ले सकता है और कैसे अपना टैक्स बचा सकता है। इसके बाद जो सैलरी आती है, पीपल डू 2 थिंग्स विद इट। या तो कुछ कंज्यूम करते हैं तो उस पर जीएसटी भरते हो, तो आप बोलो जीएसटी को तो कुछ कोई उसमें कुछ भी वो नहीं है कि आप True. क्लेम कर पाओ फॉर अ सैलरीड पर्सन। बिजनेस वाले के लिए ठीक है, देयर आर अदर हाँ, एंगल्स कि वो true. क्लेम कर सकते हैं, बट फॉर अ सैलरीड पर्सन ही हैज़ टू पे द जीएसटी, तो वो एंगल है ही नहीं। नाउ व्हाट इफ वो जो पैसा सेव कर रहा है, मान लेते हैं आज के टाइम पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, Right. और आजकल लोगों का फेवरेट एवेन्यू इज नॉट डूइंग एन एफडी बट डूइंग मोर सो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, डायरेक्ट True. स्टॉक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो वहाँ पे वो रिटर्न्स को कैसे देखे, कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे अपने कैपिटल गेन्स को बुक करे, हाउ विल दैट वर्क? श्योर। तो कुणाल पहले कैपिटल गेन हमको समझना होगा कि कैपिटल गेन क्या है। जिसको पता है उसके लिए वेल एंड गुड। सिंपल है, अगर आप कोई कैपिटल एसेट परचेस करते हो, जैसे आपने बोला स्टॉक्स हो गया, लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, फिर आप बॉन्ड लेते हो, ये सब आते हैं कैपिटल असेट में। ठीक है, आपकी एफडीज कैपिटल असेट में नहीं आती है, फिनेंशियल असेट बोल सकते हो, नहीं बोलो वो ठीक है, बट ये सब आपके मोटा मोटी कैपिटल हो गए, शेयर, सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड स्टॉक, Correct. ये सब। अब जब मैं ये परचेस करता हूँ और ये जब सेल करता हूँ, हम्म। मुझे उसमें शायद प्रॉफिट होगा या लॉस Correct. होगा, पर उसको आपको दिखाना है कैपिटल गेन के अंदर। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो हम जिसकी बात कर रहे थे, तो जब मैं ले रहा हूँ और बेच रहा हूँ उसके बीच में कितना पीरियड है, उसके बेस पे डिसाइड होगा Correct. कि मुझे कितना टैक्स भरना है। तो हमको ये समझना होगा कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। राइट, ठीक है, ये आपके स्लैब रेट से बिल्कुल अलग है, अलग है। तो लोगों को ये कंफ्यूज नहीं करना है। टैक्स इसको जोड़ना पड़ेगा, करेक्ट, जब मैं टैक्स भर रहा हूँ तब पूरी इनकम में जुड़ जाएगा, पर इसके ऊपर टैक्स अलग तरीके से लगता है। राइट। ठीक है, तो हमने एक बहुत सिंपल टेबल बनाया बिकॉज 23 जुलाई 2024 को इंडिया में कैपिटल गेन पूरा चेंज हो गया। ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कुछ ज़्यादा चेंज इसमें हुआ ही नहीं है, या कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक आध चीज़ों को छोड़ के। सो जब आप कैपिटल गेन या कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, आपको सिर्फ 5 मिनट में पता चल जाएगा कि कैसे आपको टैक्स लगने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुणाल, बिकॉज अल्टीमेटली मैं कहीं पे भी निवेश करूँ, मैं देखूंगा कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, पर उससे ज़्यादा ये देखो कि आपके पॉकेट में कितना जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली मैं जो टैक्स भरूंगा उसके बाद ही मेरे इट पॉकेट इज में ऑल जाएगा। अबाउट पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, Post इट tax इज नॉट return, right? अबाउट जो परफेक्ट, मेरे डैशबोर्ड पे दिखता है। इट्स True, ऑल अबाउट पोस्ट true, टैक्स की true. अकाउंट में कितना आ पाएगा वापस। परफेक्ट। सो पहले हम क्लासिफिकेशन कर देंगे कि मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 20 मंथ्स, मोर देन 24 मंथ्स एंड ऑलवेज शॉर्ट टर्म। Correct. इतना ही सिंपल क्लासिफिकेशन। तो 2 टेबल है हमारे पास जो हम शेयर कर देंगे ऑडियंस के साथ। Correct. सो 4 चीजें हैं जो मोर देन 12 मंथ्स में आती है। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड बॉन्ड्स। लिस्टेड बॉन्ड में आ जाते हैं आपके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF एंड ऑल, रीट्स एंड इनविट्स। ये 4 चीज अगर मैं आज लेता हूँ और आज से मैं 12 महीने के बाद बेचता हूँ, तो वो हो जाएंगे लॉन्ग टर्म। ओके, उसके ऊपर कितना टैक्स है उसके ऊपर आएंगे, अलग-अलग पर जैसे। पहले हाँ उसके ऊपर आते हैं। पर ये 12 महीने के ऊपर मैं होल्ड करूंगा तो ये लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, अब हम क्यों, वापस मैं एक बार बताना चाहूंगा हम क्यों ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बिकॉज मेरा जो टैक्स का परसेंटेज है वो डिस्कस होगा कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। सो ये सिंपली पहले लॉन्ग टर्म समझ लेते हैं कि 12 महीने के ऊपर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स,
आपका लिस्टेड बॉन्ड्स एंड योर REITs एंड InvITs. सो मोर देन 24 मंथ्स में आ जाएगा आपका अनलिस्टेड, आपके अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, योर रियल एस्टेट, योर गोल्ड, सिल्वर, ये सब आ जाएंगे. और आपके अनलिस्टेड स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं जो आपके फॉरेन लिस्टेड स्टॉक्स हैं, बिकॉज वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है. और जो लास्ट कैटेगरी है विच विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म, उसमें आते हैं सिर्फ दो चीज़ें, अनलिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर एंड योर डेट म्यूचुअल फंड्स. तो ये तीन अगर मुझे पता चल गया, मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 24 मंथ्स एंड ऑलवेज शॉर्ट टर्म, अगर ये याद रह गया तो टैक्स रेट याद करना बहुत सिंपल है. और ये दूसरा टेबल हमारा ये दिखाता है कि टैक्स कैसे लगेगा. ठीक है, तो कुणाल बहुत सिंपली मैं याद रखता हूँ जितने भी हमने डिस्कस किया, अब वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या फिर आपके अनलिस्टेड स्टॉक हो, अगर लॉन्ग टर्म है, वो 12 महीना 24 महीना हमको पता चल गया, अगर लॉन्ग टर्म है तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा. ओके, सिंपल, कुछ और याद रखना खाली है. लॉन्ग टर्म का क्लासिफिकेशन जानना है कि 12 महीने वाला है या 24 महीने वाला है. तो आपने वो जान लिया तो 12.5% भरना पड़ेगा. पर अब गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट देती है अगर आप लिस्टेड स्टॉक्स में हो, या तो म्यूचुअल फंड में हो, या तो REITs InvITs में हो. तो क्या बोलते हैं कि फर्स्ट 1,25,000 के ऊपर मुझे कुछ टैक्स मत दो. ओके, 1,25,000 का प्रॉफिट या टैक्स? प्रॉफिट. ओके, ऑलराइट. ठीक है, तो 1,25,000 का अगर मेरा गेन है, मैंने 5 लाख डाला और वो 6.25 लाख हो गया, 6,25,000 मैंने रिडीम कर दिया, तो मैं कुछ टैक्स नहीं भरूंगा. ओके, क्योंकि 12.5% टैक्स भरना है. पर फर्स्ट 1,25,000 एग्जेंट है. पर किस चीज में? सिर्फ ये दो चीज याद रखनी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, REITs InvITs एंड स्टॉक्स. ओके, पर सब में 12.5% टैक्स लगेगा. Okay. पर इसमें आपको एक बेनिफिट देती है. करेक्ट. तो ये आपके लॉन्ग टर्म. अभी आप बोलोगे प्रॉपर्टी 12.5%, आप बोलोगे गोल्ड 12.5%, आप बोलोगे फॉरेन स्टॉक 12.5%, सिर्फ 12 महीना 24 महीने याद रहेगा. सो वेरी सिंपली ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 12.5%. करेक्ट. पीरियड. अब ऑल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज एट स्लैब रेट, राइट. एक्सेप्ट जहां पे मेरे को 1.25 लाख का बेनिफिट मिला, वो सेम जगह पे मुझे गवर्नमेंट बोलती है आप मुझे सिर्फ शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स दो. करेक्ट. आपका स्लैब 5% हो, 10% हो या 30% हो. करेक्ट. तो मुझे इतना ही याद रखना है. अब आप कोई भी असेट उठा के देख लो, इंडिया में अवेलेबल है, कोई भी कैपिटल गेन, इसके बाहर कुछ नहीं है. दिस इज द सिंपलेस्ट चार्ट कुणाल वी प्रिपेयर. करेक्ट. जुलाई 20. सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या इतना होगा, इसमें कितना होगा. 8 कॉलम के टेबल बनते मैंने देखा है. मैंने जब ये टेबल बनाया तो दिस इज स्टिल नाउ, अभी लास्ट 2 साल में भी, आज जुलाई में बैठे 24 जुलाई 24 में आया था, 2 साल में भी ये टेबल आपको और कहीं दिखने मिलेगा. फॉर द व्यूअर्स, हम लोग जो भी ये डिस्कस करें, जैसे ये टेबल है या फिर हमने एग्जामिशंस का लिस्ट डिस्कस किया था, तो विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग को मिलता रहेगा. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग. तो बहुत रिसोर्सेज बन रहे हैं, तो हम आपके लिए शेयर करते जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक एक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं. यस. सो सर, एक खाली आपने जो पॉइंट बोला ना, मुझे Please. इसमें एक डाउट था. प्लीज. जैसे आपने गोल्ड MF का वो आपने 24 महीने में क्लासिफाई कर दिया, और आपने गोल्ड नॉर्मल या ETF ETF बोला तो वो आपने 12 में कर दिया. तो सेम प्रोडक्ट में मेरे को अलग अलग टैक्सेशन लग रहा है. राइट. तो कुणाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज काफी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि मैं सब रैशनलाइज कर रहा हूँ, और इसकी वजह से कैपिटल गेन का पूरा ये 12.5%, Right. और आपने देखा होगा अभी 12.5 में आ Right. गया, सब बहुत काफी सिंप्लीफाई हो Right. गया. पहले 36 मंथ था, 24 महीने था. अभी गोल्ड ETF में क्या हुआ, गोल्ड ETF बिकॉज ये लिस्टेड है तो उसमें 12 महीने वाला चल रहा है. पर जो FOF है, जो अल्टीमेटली ETF में ही इन्वेस्ट Correct. करते हैं, जो फंड ऑफ फंड बोलते हैं, हाँ. उसको 24 महीने का टैक्सेशन आ रहा है. एक ये याद रखना है. हम्म. दूसरा होता है जिसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड की Correct. कैटेगरी है जहाँ पे आप गोल्ड more बॉन्ड than- और सिल्वर, सॉरी गोल्ड बॉन्ड्स और इक्विटी इन्वेस्ट होता यस, है. एटलीस्ट 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है एज पर सेबी. करेक्ट. अब इसमें भी है ना, काफी 12 महीने वाला है, काफी 24 महीने वाले हैं. हम्म. क्यों? क्योंकि अगर आपका लेस देन 65% इक्विटी है तो आप 24 महीने के 24 ऊपर लॉन्ग टर्म हो. पर अगर मोर देन 65% इक्विटी हम्म. रखते हो तो आप आ जाते हो Got 12 it. महीने में. तो ये 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेगी. हम्म. बट बाकी 24 महीने, 12 महीने, 12.5% एंड स्लैब रेट, करेक्ट. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट. एंड सर, इसमें एक एंगल भूल गए जो बहुत लोगों को मजा आता है आज के टाइम करने में, दैट इज ट्रेडिंग इक्विटीज एंड ट्रेडिंग FNO. तो क्या उसको भी LTCG STCG में क्लासिफाई करके हो जाता है काम, कि कैसे चलता है उसमें? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस, बिकॉज मुझे लगता है हाईएस्ट लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि भाई मैं तो FNO कर रहा हूँ या मैं इंट्राडे कर रहा हूँ. तो अगर कोई कुणाल इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो वो बिजनेस में काउंट होगा. ओके. यस, इट इज़ नॉट कैपिटल गेन. उसका मतलब होगा अगर मैं आज सेम डे ले रहा हूँ और सेम डे बेच रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडर, तो उसको बोलेंगे स्पेक्युलेटिव बिजनेस. करेक्ट. और वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस करके मेरे स्लैब के हिसाब से मुझे टैक्स भरना होगा. दैट इज फर्स्ट थिंग. अगर मैं FNO कर रहा हूँ, सो दिस इज नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, मुझे उसको भी स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना Correct. होगा. ये भी मेरे कैपिटल गेन में नहीं आएगा. अब भले ही किसी ने दो बार ऑप्शन सेल किया या 2 बार फ्यूचर लिया है, भले वो क्वांटम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आ जाएगा आपके FNO के अंदर. FNO में ही आएगा. अब जो नॉर्मल ट्रेडिंग होता है, जो मैं 2, 4, 5 दिन रखूंगा, 15 दिन रखूंगा, 3 महीने रखूंगा, वो एक्टिविटी के बेस के ऊपर
बिजनेस काउंट होगा, और ये भी आपकी नॉन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इनकम है, ओके, और ये भी बिजनेस हो गया। तो शॉर्ट टर्म में नहीं जाएगा वो? नहीं सर, अभी Okay. अभी जो मैं कभी कभी शेयर ले रहा हूँ, कभी कभी बेच रहा हूँ, मोस्टली मैं डिलीवरी ले रहा हूँ, बराबर है, मेरा क्वांटम कंपेयर टू मेरी अदर इनकम इतना नहीं है, तो वो मेरे इन्वेस्टिंग में जाएगा। ओके, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इनकम जो मैंने बता I दिया। एक got तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग Right. इनकम, वो आपको बिजनेस दिखाना है बिजनेस में, पर स्पेकुलेटिव। अब मैं अलग से क्यों बोल रहा हूँ दिखाना है, बिकॉज उसका जब हम लॉस की बात करेंगे वो लॉस अलग ट्रीट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको अलग से तो दिखाना मैं है। और बाकी प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको नलीफाई नहीं कर सकता हाँ हूँ। जी, इसीलिए Okay. सो आपको दिखाना है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इनकम जो इंट्राडे वाली है। राइट, वो दूसरा हो गया आपका एफएनओ, वो आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में दिखाओगे। तीसरा हो गया ट्रेडिंग इनकम, ठीक है, वो भी आपका अलग हेड में आ जाएगा। चौथा हो गया आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग, विच इज पूरा डिफरेंट, विच इज कैपिटल गेन। राइट, और इसका क्लासिफिकेशन इसलिए अलग है, एक तो टैक्स स्लैब अलग हो जाएंगे, उसमें आपको फ्लैट टैक्स मिलता है, बेनिफिट मिलता है, 1.25 लाख का एग्जाम्पशन मिलता है। इसमें आपको स्लैब के हिसाब से देना है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। पर बेनिफिट ये है कि आप इसके ऊपर जो भी एक्सपेंस करोगे वो भी बिजनेस में आप एक्सपेंस क्लेम कर पाओगे। तो अगर मान लीजिए मैं बड़ा टर्मिनल लेके बैठा हूँ, मैं इसके ऊपर स्टाफ लेके बैठा हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये प्रॉफिट के सामने वो सब एक्सपेंस क्लेम कर पाऊंगा, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज अ बिजनेस इनकम, राइट? सो दैट्स द इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग जो ट्रेडिंग करते हैं और सेटअप इतना सब लगाते हैं, उसका खर्चा क्लेम नहीं करते, तो दे कैन डू दैट। सर, ये पूरा नॉलेज एक इंडिविजुअल के लिए क्यों मैटर करता है? मतलब ये सारी चीज़ मुझे, जैसे मैं जो आज समझ रहा हूँ, वैसे ही जो व्यूअर्स है वो आज इसको समझ रहे हो, उनके लिए मैटर क्यों करता है इतना, कि उनके इन्वेस्टमेंट्स पे भी कैसे कैसे इनकम लग रहा है, या फिर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें भी कैसे इनकम लगता है? वाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज कुणाल, जैसे आपने जैसे बोला कि डैशबोर्ड पे जो रिटर्न मिलता है ना, जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे इतना नहीं मिलेगा। और अगर मैं आज मेरा कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ, या मेरा कोई गोल है कि मुझे ना 10 करोड़ रुपए बनाना है, तो वो 10 करोड़ के रुपए अगर मैं रिटर्न पकड़ के चल रहा हूँ 12%, तो पहले तो ये पूछो कि ये भाई पोस्ट टैक्स रिटर्न है कि नॉमिनल रिटर्न। करेक्ट। उधर पूरा गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कुणाल, 11 और 12 1% का अगर मैं डिफरेंस भी लेता हूँ, तो आपका जो 10 करोड़ का कॉर्पस है वो शायद 9 करोड़ से भी कम आ जाएगा। यस सर, राइट। सो वो 1% ऑफ CAGR इम्पैक्ट इज सो ह्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न कंसीडर नहीं कर रहे हो आप कोई भी प्लान में, तो आपका प्लान कैन गो फॉर अ टॉस। दैट इज फर्स्ट थिंग। If you plan well, you can save a lot of tax, which we are discussing, right? And we are going to discuss कि how you can save. करेक्ट। ठीक है, बिकॉज टैक्स इंपॉर्टेंट था समझना कि बचाने के लिए इंपॉर्टेंट, तो हम उधर तक तो पहुंच गए कि हमको काफ़ी सारा शायद समझा होगा, मैं होप कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि क्यों मैटर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल दो, FD कर दो, या तो उसको आर्बिट्राज फंड में डालो। और मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए FD में डाल दिए, 1 साल के 12 महीने 2 दिन के FD की, आप मान के चलिए, ओके, 366 डेज की FD की, आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपको 10,70,000 मिल जाएंगे बैंक में से। अब आप 30% स्लैब में हो कुणाल, आप 70,000 के ऊपर 21,840 रुपए टैक्स भर दोगे। तो आपको 70,000 जेब में नहीं आए 70,000, पर आप में 21,840 रुपए चले गए। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन था कि आपने ये पैसे डाल दी आर्बिट्राज फंड में, which is a FD kind of a return product. I am not saying the apple to apple, but apple to apple इसलिए आर्बिट्राज में क्या होता है, एक जो फंड मैनेजर है वो कैश और फ्यूचर के बीच में जो गैप होता है उसमें प्रॉफिट कमाता है, और बहुत फ्रिक्वेंटली वो हो जाता है एडजस्ट, तो प्रैक्टिकली रिस्क फ्री है। ठीक है, तो अगर आपको 3-6 महीने के ऊपर का होराइजन है, तो आप FD काइंड ऑफ रिटर्न प्रोडक्ट पकड़ के इसमें डाल सकते हो। अगर इसमें डालते हो, मान लीजिए आपने 10 लाख डाला है आर्बिट्राज फंड में, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको मोटा मोटी 60% का गेन मिल गया, तो 10,70,000 आपका NAV बन गया, आपने वो रिडीम कर दिया। इसके ऊपर आप 0 टैक्स भरोगे, क्योंकि ये 70,000 वुड बी कंसीडर एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आर्बिट्राज फंड बिकॉज इन्वेस्ट करता है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, तो गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन ये बोलता है ये हो गया आपका इक्विटी टैक्सेशन। और जैसे हमने बात की, फर्स्ट 1,25,000 is exempted. सो per person, which is per pen per person per financial year, up to 1,25,000 no tax. So same product है, 10 लाख का, मतलब काइंड ऑफ मैं सेम कंपेयर कर सकता हूँ, रिटर्न प्रोफाइल भी सेम है, और मेरे को टैक्स आ रहा है 0। करेक्ट। ठीक है, और एक कुणाल मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, बिकॉज चलो ये किसी का हो गया शॉर्ट टर्म गोल कि भाई चलो ठीक है, ये तो हो गया कि मेरे को शॉर्ट टर्म में मेरे को टैक्स भरने को नहीं आया, तो ये हमारा प्लानिंग हो गया कि हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं। और एक एग्जांपल, मान लीजिए किसी को 4-5 साल के बाद घर लेना है, और उसके पास अभी वो 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज उसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो वो FD या तो बॉन्ड इसमें पैसा डाल रहा है, और उसको 8% का रिटर्न मिलता है। तो उसको 5 साल के बाद कुणाल पैसा आएगा उसके पास
14,70,000, 10 लाख आज इन्वेस्ट कर दिया क्यूमुलेटिव एफडी में या बॉन्ड में, करेक्ट 5 साल के बाद उसको 8% के हिसाब से आ जाएगा 14,70,000, ठीक है। अब मान के चल रहा हूँ बिकॉज उसकी बिजनेस प्रोफेशन या उसकी और कोई इनकम है और उसका टैक्स स्लैब बन रहा है 30%। He or she will pay 1,46,640 in tax out of 4,70,000, इतना टैक्स में चला उसका 1.5 लाख जितना टैक्स में चला जाएगा। जाएगा। ओके नाउ अब मैं बोलता हूँ उसके अगेंस्ट आपके पास मार्केट में और प्रोडक्ट उपलब्ध है। मान लीजिए वो इक्विटी सेविंग्स करके एक म्यूचुअल फंड आता है, कैटेगरी है ELSS EL नहीं, इक्विटी सेविंग्स अच्छा अलग होता है अलग होता है। इक्विटी Okay. सेविंग्स फंड में आपको क्या करना है कुणाल, आपके पास जो आप फंड में इन्वेस्ट करते हो, हम्म। ठीक है, वो 1/3 इक्विटी में डालता है, 1/3 आर्बिट्राज में डालता है और 1/3 डेट में डालता है। ओके तो आपका प्रैक्टिकली 33% इज इक्विटी, रेस्ट 67% इज काइंड ऑफ अ डेट। राइट तो आपका रिस्क और वोलेटिलिटी वाला असेट जो है ना वो कम है। आपका कम है, बराबर है। या तो ये है या तो बैलेंस एडवांटेज फंड है जहाँ पे फंड मैनेजर बेस्ड ऑन आपका जो मार्केट वैल्यूएशन है उसमें इक्विटी डेट में Correct, ऐसे करते चेंज रहता है। करते रहते हैं, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं भरना है जब तक आप उसको बेचो नहीं। और थर्ड है मल्टी एसेट फंड जो हमने बात की थी, इसका अराउंड अगर किसी का 4-5 साल का है तो रिस्क रिटर्न में वो फिट बैठ सकता है अगेंस्ट दिस। राइट उसमें अगर मैं 10% रिटर्न पकड़ूं तो सेम 10 लाख विल गिव मी 16,10,000 जहाँ पे मुझे मिला था 1470। 70 सो 16,10,000 अगेन ऑल दिस थिंग विच आई टोल्ड यू ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। Correct. तो मेरा कैपिटल गेन हो गया 6,10,000, उसके ऊपर मैंने टैक्स भरा 1.25 लाख छोड़ के 12.5%, वो हो गया 63,050 ओनली ओनली। करेक्ट सो हाफ से भी कम। सो इसीलिए जो आपका क्वेश्चन था और ये मैंने एग्जांपल दिया कि भाई टैक्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। और ये होता है कि अगर मुझे सेम पता चल गया, मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज है, आपने किसी एडवाइजर से ले लिया, आपने डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया, आपने खुद से रिसर्च करके ले Correct. लिया, दैट इज सेकेंडरी, पर मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है। राइट सो दिस इज व्हाई टैक्स प्लानिंग इज सो क्रूशियल एंड राइट सो इम्पोर्टेंट। सर अगर फॉर एग्जांपल मेरे को बात करते करते एक और चीज़ ख्याल है, Please. फॉर एग्जांपल मेरा 50 लाख का इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, हाँ जी, उसमें हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होते रहता है इन टर्म्स ऑफ कि वो वैल्यू में बढ़ते रहता है क्योंकि रिटर्न्स आते हैं मार्केट Right. से। पर मैंने सर आज तक बुक नहीं किया प्रॉफिट, राइट पिछले 4 साल से चले जा रहा है। तो Right. आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी है ऑलरेडी। तो मैंने क्या गलती की और मैं कितना टैक्स अगर इन अजम्पटिव सिनेरियो बचा पाता है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए था वो समझते हैं सर एक बार। सो कुणाल, जो आप बात कर रहे हो, जैसे आपने बोला कि आपने थोड़े साल से डाल के रखा है पर उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं की, तो जैसे हम इनिशियली बात कर रहे थे कि आप प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करते हो, उधर भी टैक्स प्लानिंग हो सकता है, जैसे हमने बताया एफडी वर्सेस दिस या मल्टी एसेट एलोकेशन वर्सेस आपका Correct. नॉर्मल डेट फंड एंड ऑल। अब हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर और ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आप क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक क्लासिक टर्म है प्रॉफिट हार्वेस्टिंग। कुणाल, 2004 से 2018 तक कैपिटल गेन का कोई टैक्स था ही नहीं, लॉन्ग टर्म था, कैपिटल हाँ। गेन जीरो था। अरुण जेटली, मिस्टर लेट अरुण जेटली ने वो इंट्रोड्यूस किया 18 में। थर्ड डे फ्रॉम दैट अनाउंस, सेकंड और थर्ड डे वी केम आउट विद दिस कंसेप्ट इन इंडिया। हमने आर्टिकल लिखा कि यू कैन स्टिल सेव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और हमने कैलकुलेशन दिया था। उसमें से कुछ एक आपको एक हिस्सा बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने 5 लाख आज इन्वेस्ट करके रखा है और उसका 4 साल के बाद हो जाता है 10 लाख रुपए। ओके ठीक है, मैं उसको नाम दे देता हूँ, एक अजय करके है जिसने 5 लाख इन्वेस्ट किया और 4 साल के बाद उसको पैसे चाहिए थे, 10 लाख हो गए, उसने रिडीम कर लिए, उसके ऊपर उसने टैक्स भरा 46,875। एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद, एग्जाम्पशन क्लेम करने के बाद जो भी अपना रूल है करेक्ट, उसके बाद उसने टैक्स कितना भरा, 12.5% के हिसाब से ये 46,875। सामने उसका एक फ्रेंड है धवल, जिसने हमारा पॉडकास्ट देखा हुआ था और उसने समझा कि भाई ये कुछ कर सकते हार्वेस्टिंग, या उसको ये हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट पता था। ठीक है, अभी काफ़ी वेल नोन हो चुका है, बट इसको कैसे यूज़ करना है विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, अब उसने धवल ने टैक्स भरा जीरो, सेम अमाउंट, सेम म्यूचुअल फंड, सेम जर्नी, 5 लाख का होता है 10 लाख, पर उसने कितना टैक्स भरा कुणाल? जीरो। कैसे? मान लीजिए फर्स्ट ईयर में, 1 साल में तो 5 का 10 हुआ नहीं, 4 साल की जर्नी है। करेक्ट, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, मार्केट एक सेम डायरेक्शन में नहीं चलता, पर एक सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 12 महीने 2-4 दिन के बाद वो हो गया 6,25,000। मैं 6,25,000 के म्यूचुअल फंड या तो स्टॉक्स बेच दूंगा, उसको वापस अक्वायर कर लूंगा। ठीक है, क्या किया मैंने, वो फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया, पर मैंने टैक्स कितना भरा? जीरो, क्योंकि 1.25 लाख तो कोई प्रॉफिट टैक्स नहीं है। अब मेरा बेस कैपिटल 6.25 हो गया। अब 6.25 मान लीजिए 12 महीने के बाद वापस हो गया 7,50,000,
और मैंने 7,50,000 बेच दिया, हम्म वापस 1,25,000 का बुक कर दिया। सेकेंड ईयर में मैंने टैक्स भरा जीरो, बिकॉज 12 महीने के बाद ये Correct. एक्टिविटी कर रहा हूँ। थर्ड ईयर में मेरा ये हो जाएगा 7.5 का बेस, क्यों? क्योंकि भाई मेरा नया कॉस्ट इज 7.5 है। 5 करेक्ट तो मैं 8,75,000 जब होगा 12-13 महीने के बाद, तब वापस बेच दूंगा, करेक्ट वापस 1.25 लाख कर दिया। ऐसे करते करते फोर्थ ईयर में 875 का अगर 10 हुआ तब मैंने बेच दिया। करेक्ट तो धवल ने अगर ये 4 साल में 1,25,000 Book किया 1,25,000 होता। 1,25,000 कर लिया, तो उसका फाइनल वैल्यू तो 10 लाख ही हुआ, हम्म पर उसका फाइनल ईयर का कॉस्ट वाज 875 कुणाल, Awesome. इसलिए ही हैज पेड नो टैक्स। दिस इज अगेन लेजिटिमेट, दिस कैन बी तो डन, गवर्नमेंट ने दिया है सर ये और हम सर हर साल क्लाइंट में कर रहे हैं, राइट प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब बोनस, बिकॉज अगर तक इधर तक कोई रुक गया है ना, तो वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, ठीक है? अगर आपका पॉडकास्ट देख रहा है या शायद ये भी देख रहा है। राइट अब कुणाल, ये मैंने आपको बोला हर पेन में कर सकते हो करेक्ट आप 4 मेंबर में से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका 62,000 का टैक्स बचता है पर पर्सन पर एनम, 15,625 टू बी प्रिसाइज। यू कैन सेव टैक्स बाय डूइंग दिस, बिकॉज 1,25,000 पे कितना Correct. टैक्स आएगा? 15,625। राइट तो आपने आप में बचा लिया, 3 और फैमिली मेंबर में चाहिए 62,000। सर इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट और सर ये मैं हर साल हर कर साल सकता की हूँ। बात है ना इसलिए मैंने बोला कि अगर 10-15 साल का जर्नी है, तो मैंने आपको बोला था लैक्स ऑफ टैक्स बचा सकते हो, सिर्फ इससे लैक्स ऑफ टैक्स बच बचेगा। गया, क्योंकि मैं correct. तो हम लोग जो क्लेम कर रहे हैं ना, इट्स नॉट टू सेल एनीथिंग, वी आर हियर टू टीच दैट बॉस ये खुद से कर लोगे, समझ रहे हैं? बट करो, क्योंकि टैक्स प्लान में, हाँ मैं बोल सकता हूँ कि यार बहुत टैक्स है, ये है, आप करो, आपको जो हो रहा है वो रेंट करो, इट्स ओके, बट कैन आई कंट्रोल समथिंग, देन कंट्रोल इट। ऑफ कोर्स राइट एंड सर एक और चीज़ जो होती है दैट इज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आई गेस। तो उसमें जब मेरे कुछ साल में लॉसेज होते हैं, तो सीए का फ़ोन आता है कि 25 मार्च है, अभी हफ्ता भर है, कहीं भी अकाउंट में कैपिटल गेंस में कहीं लॉस है तो बुक कर लो, तो आप को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं उनके कहने पे कर देता हूँ, वापस बाई कर लेता हूँ। सो उसका मैथ, जैसे आपने हर नंबर्स को कैलकुलेट करके दिखाया, उसमें कैसे मैथ वर्क करता है, एक बार वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, जब फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट अ वेरी गुड सीए, बिकॉज आपको सीए सामने से बोल रहा है कि ये कर दो। Right. बाकी सारे काफी सारे सीए नहीं बोल पाते, बिकॉज दे आर टू बिजी विद द Correct. कंप्लायंस एंड ऑल दैट थिंग, बिकॉज ये प्लानिंग एस्पेक्ट आता है। और एक और छोटी सी आपको टिप दूंगा, ये मार्च में मत करो, पूरे साल में थोड़ा पहले कर लो, या मार्केट देख के करा करो, ओके ठीक है? आपको नहीं किया है तो आप मार्च में भी कर सकते हो, बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ जुलाई में है। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऐसा है और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको स्विच करना है, सो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमने लास्ट जनवरी में, ठीक है, काफ़ी लोगों को गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ गया था, हमारे काफ़ी क्लाइंट में, जो हमारे वेल्थ वाले क्लाइंट है, उसमें गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ गया था, ठीक है? तो मान लीजिए एक बंदे ने 10 लाख रुपए का गोल्ड बेचा, उसमें 5 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट था, ओके ठीक है? अब 5 लाख के ऊपर 12.5 टैक्स भरने आ जाएंगे, ठीक है? उसने बोला नितेश कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? मैंने बोला आपके पास म्यूचुअल फंड है, उसमें तो आपको लॉस अभी है नहीं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म वाला है। आपके पास कुछ स्टॉक है क्या? तो उसके पास स्टॉक का पोर्टफोलियो था, उसमें उसके पास लॉस था। ओके तो मैंने क्या बोला, आपके पास जो लॉस वाले स्टॉक्स है ना, वो बेच दो। ओके तो थोड़ा ऑफेंड हो गया, भाई नहीं नहीं ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं Right. ठीक है खुद से कर रहा हूँ। मैं बोला हाँ आप बराबर कर रहे हो, बट इसको बेच दो, क्योंकि आप टैक्स बचा पाओगे। तो फिर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आया और वो पूछ रहा है बेच कि के कैसे? तुरंत खरीद सकते हो तो हाँ, मैंने उसको बोला बेच दो और खरीद लो, और आपको कुछ एडजस्टमेंट करना है, हाँ। आपको लग रहा है कि यार कुछ स्टॉक अच्छे नहीं है, राइट कुछ गलती से आ गए या कुछ उसमें नहीं समझ रहा है, तो Correct. उसको निकाल दो। करेक्ट तो उससे क्या होगा, गोल्ड में 5 लाख का प्रॉफिट, सामने उसके पास 4 लाख का स्टॉक्स में नॉशनल लॉस था जिसका उसने बेच दिया, ओके तो उसका गोल्ड का प्रॉफिट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्टॉक्स का लॉस, वो उसको पता ही नहीं 1 था। लाख का प्रॉफिट बचा वो। हाँ जी, और वो 1 लाख के ऊपर ही उसको 12.5 टैक्स भरना पड़ा। वो तो एग्जेम्प्ट हो गया होगा अब। नहीं, गोल्ड पे एग्जाम नहीं है। अच्छा गोल्ड पे गोल्ड पे नहीं एग्जाम नहीं है, ओके राइट? सो राइट अब क्या होता है, पहले तो लोगों को पता नहीं है कि ये करना चाहिए, इसको बोलते हैं लॉस हार्वेस्ट कर दो या लॉस सेट ऑफ कर दो, पहले उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब शायद उसके पास समझ लीजिए 5 लाख का लॉस होता, तो ये वापस बोल रहा हूँ ये बुक एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी बेच दिया फिर आपने वापस खरीद लिया, ठीक है, तो आपके पास स्टॉक आ गया पर उसकी परचेस प्राइस चेंज हो गई, राइट राइट? उसकी वजह से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, बिकॉज ये सेम फाइनेंशियल ईयर में हुआ। मान लीजिए अगर उसका 6 लाख का लॉस होता, तो वो 1 लाख का लॉस जो बचा है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर अच्छा सकता है, मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ 8 साल तक। ओके सो आपने स्टॉक बेचा और मान लीजिए 4 लाख का 6 लाख होता, तो 5 का लाख पूरा सेट ऑफ हो गया, अब बचा 1 लाख। तो वो 1 लाख मैंने रिटर्न में दिखा दिया कि मैंने 5 लाख का गोल्ड में प्रॉफिट किया, 6 लाख का स्टॉक में लॉस किया। अब वो 1 लाख को मैं 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो फ्यूचर में जब भी मुझे प्रॉफिट होगा उसके सामने वो एडजस्ट हो जाएगा। सो योर लॉस कैन ऑल्सो हेल्प यू सेव टैक्स, ये लोग नहीं जानते। और क्रॉस असेट में भी लॉस एडजस्ट हो सकता है।
सर यही सेम चीज़ मान लेते स्टॉक में होती है, 5 लाख का प्रॉफिट एक स्टॉक में, 4 लाख का लॉस एक स्टॉक में, तो बेच दूंगा तो 1 लाख का नेट बचेगा, तो अब क्या मेरा वो एग्जामिशन हिट कर पाऊंगा मैं? हाँ जी, तो अभी ओके, आपको 1,25,000 के नीचे है तो आपको राइट, कोई टैक्स ही नहीं भरना है, तो ओके, स्टॉक में तो और बेटर हो जाएगा। करेक्ट, तो सामने सामने आप एडजस्ट कर दो, हम्म, स्टॉक के सामने म्यूचुअल फंड हो, वो सब में आप एडजस्ट कर पाओगे। और सर आपने कहा कि मैं LTCG का सॉरी लॉन्ग टर्म का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं शॉर्ट टर्म का भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ जो शॉर्ट 20% में हाँ आता है? जी, शॉर्ट टर्म का भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट सिंपल याद रखना है कि जब आप ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, हम्म, वो किसके सामने एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के सामने एडजस्ट कर सकते हो ओह फ्यूचर नाइस, में। दिस इज बट नाइस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म, कैपिटल गेन। ओके, और अगेन मुझे कुछ बोनस जैसा अनाउंस करने के लिए इच्छा हो रही है, बिकॉज आई एम करेक्ट, रियली लविंग दिस कन्वर्सेशन कुणाल। राइट, थैंक्स फॉर गोइंग सो डेप्थ इनटू ऑल दैट टॉपिक। अगर कोई एफएनओ में लॉस करता है, ठीक है, काफ़ी लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, दिखाते नहीं है, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। आपका एफएनओ का लॉस यू कैन एडजस्ट अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी। व्हेन आई से एनी इनकम, रियली, आपका बैंक का इंटरेस्ट, आपका डिविडेंड, आपका स्टॉक का प्रॉफिट, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप जस्ट नेम इट एक्सेप्ट सैलरी योर business loss, because this FNO loss is considered as a business loss, can be adjusted against any damn income except salary. दैट इज तो रियली इंटरेस्टिंग, yes, लोगों को ये नहीं पता है। when I talked this for the first time before few years, people got stunned, और उनको वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जब साल में आपको हुआ है तब कर सकते हो, जब इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मान लीजिए आपका लॉस है, आपका सामने इनकम कम था और लॉस एफएनओ में ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो और ये भी 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पर जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तब आप उसको बिजनेस के सामने ही सेट ऑफ कर पाओगे। बट पहले साल में इट्स सो वाइल्ड, आई वुड से, दैट यू कैन एडजस्ट अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट योर सैलरी। करेक्ट, आई थिंक So दिस इज एन आई ओपनर बिकॉज इवन आई डिड नॉट नो दिस कि ऐसे होता होगा। ऑलराइट सर, सो आपने सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सब कुछ बता दिया, जो वो सैलरी से इन्वेस्ट कर रहे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ बता दिया, या फिर अदरवाइज ऑल्सो जो इन्वेस्ट ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए पूरा पता चल गया। अब आती है एक बहुत मेजर कैटेगरी जो आई थिंक कोविड के बाद बहुत उभरी है इंडिया में, दैट इज फ्रीलांसर्स। ट्रू, कि हम घर से काम करेंगे या कोवर्किंग स्पेस से काम करेंगे, फ्रीलांसिंग में करेंगे, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, काम करते हैं, एंड आई थिंक टैक्सेशन इज मच मोर फेवरेबल फॉर देम कंपेयर टू एम्प्लॉयज, ऐसा मुझे आज तक समझ में आया है। बट यस, ट्रू, यू हैव बस्टेड अ लॉट ऑफ मिथ्स, तो शायद हो सकता है देयर समथिंग हियर आल्सो। सो हाउ डज दैट एंटायर टैक्स फ्रेमवर्क वर्क्स फॉर freelancers and people who are doing their own thing and getting contract work from companies? श्योर नहीं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे आपने बोला, काफ़ी लोग इंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर की ओर जा रहे हैं और काफ़ी सारे फ्रीलांसर बन रहे हैं, एंड काफ़ी एक एक मुझे बोल रहा हूँ, एक नई इकोनॉमी उभर के आई है आफ्टर 2020। जैसे आपने Correct. बोला, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस हो गया और उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं थ्रू कंसल्टेंसी, Correct. राइट। सो सबसे पहली गुड न्यूज़ है कि अगर कोई कंसल्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो एक वो सेक्शन का फ़ायदा उठा सकता है। वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में वो है सेक्शन 58, जो ओल्ड में था सेक्शन 44 AD है। ओके, उसका भी और नाम चेंज हो गया? उसका भी नाम चेंज हो गया। Okay. उसका इट्स ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, अरेस्ट ऑल सेम, ऑल रिमेन सेम कुणाल, बट ओनली सेक्शन नंबर चेंज हो गया है। तो कोई 24 लाख तक कमा रहा है, ही कैन पे जीरो टैक्स। 24 लाख फ्रीलांसर्स में? फ्रीलांसर में, ओके, बिकॉज 44 AD के अंदर आते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, इंटीरियर डेकोरेटर, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंजीनियर, अकाउंटिंग, लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्चर और अदर प्रोफेशनल के अंदर इन्होंने ये गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन, इसलिए मैं पढ़ के बोल रहा हूँ आपको। मूवी आर्टिस्ट हो गए, एडिटर हो गए, Correct. एक्टर हो गए, डायरेक्टर हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, कैमरामैन हो गए, सिंगर, लिरिसिस्ट, स्टोरी राइटर, ये सबको इसको बोला है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। Correct. अगर इसमें से आप फॉल होते हो, ठीक है, तो आप ये सेक्शन का फायदा उठा सकते हो। उसमें क्या है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं, तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके, ठीक है, क्योंकि कोई फ्रीलांसर है तो वो कुछ इंटर्न रखेगा, लैपटॉप लेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंस करेगा, Correct. ट्रैवल करेगा, कुछ बिजनेस प्रमोशन करेगा। अभी इसका कुछ उसको Correct. हैसल नहीं कर रहा है, तो वो, और मान के चल रहा हूँ कि उसका तकरीबन जो प्रॉफिट भी बन रहा है ना ये एक्टिविटी से, वो 50% के आसपास बन रहा है। करेक्ट, तो वो क्या करेगा, ये सेक्शन के अंदर अगर मान लीजिए उसका 24 लाख इनकम हुआ, तो 24 लाख उसका फीस रिसीव किया उसने, जैसे हम फीस की बात Gross कर रहे थे, income. हाँ, ग्रॉस इनकम। तो फीस उसको 24 लाख आया, और उसमें से 12 लाख वो प्रिज्यूम कर सकता है कि उसका प्रॉफिट है, तो 12 लाख उसका एक्सपेंस हो गया, और 12 लाख तक कोई टैक्स है ही नहीं, तो वो जीरो टैक्स पड़ेगा। अब ये जीरो टैक्स की बात थी, पर मान लीजिए ये क्लेम कर सकते हो अप टू 75 लाख रुपीस,
मतलब ओके अगर आपका 75 लाख तक का पूरा इनकम है, अगर ये प्रोफेशन से बराबर, या कोई भी आप ये जो प्रोफेशन के Correct. अंदर फोल्ड होते हो, हम्म, तो 75 लाख का आधा हाफ, 37.5 हाँ जी, उस और 37.5 के ऊपर आप स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भर दो। ओके आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं हम्म, करना है, आपको और कुछ ऑडिट वगैरह नहीं कराना है, और आपका ये 50% चला जाएगा, Correct. बराबर है। अब मान के चलो कि आप बोल रहे हो कि नहीं यार, मेरा तो स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो आप ये सेक्शन यूज़ नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ओके और आपका ज़्यादा हो रहा है तो आपको ज़्यादा भी दिखाना पड़ेगा, पर उसका एक एस्टिमेट लेके बताना पड़ेगा, क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो। बट अब मान के चलो आप ये प्रोफेशन के अंदर फोल्ड नहीं होते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ वेस्ट हो रहा है, पर आपको ये इतना ईजी पार्ट नहीं मिलेगा। आप क्या करो, आप ट्रैवल करते हो, आप किसी को सैलरी देते हो, आप लैपटॉप परचेस कर रहे हो, आप कुछ और खर्चा कर रहे हो, उसका एक अकाउंट मेंटेन करो, और ये पूरी एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो एज बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सपेंस के अंदर। तो आप 44 ADM में फाइल नहीं करेंगे आपका रिटर्न, पर आप प्रोफेशनल हो तो आप सब एक्सपेंस का हिसाब रखो। करेक्ट सो ये काफ़ी लोग नहीं करते कुणाल, कि क्या करते हैं वो कुछ स्पेंड करते हैं, मतलब आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हो स्टारबक्स में, उसका बिल भी आप क्लेम कर सकते हो, करेक्ट आप वो पेट्रोल क्लेम कर सकते हो, आपने अगर लैपटॉप लिया है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो आपने बोला कि अगर मैं कंसल्टिंग में हूँ तो मुझे ये सब एक्सपेंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। करेक्ट और अगर मैं वो सेक्शन में आता हूँ जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, तो आपके लिए और ईजी है, करेक्ट कुछ नहीं करना है, 50% आप डायरेक्टली Correct. आपका एक रेवेन्यू का दिखा सकते जस्ट फॉर क्लैरिटी, अगर Please. मेरा 24 लाख ऑफ इनकम है तो 50% में क्लेम कर दिया, 12 लाख पे आया, नो टैक्सेशन। यही सेम 50% वाला प्रोविजन में 75 लाख तक की इनकम पे यूज़ कर हो। सकता हाँ हूँ। जी, जैसे मेरा 75 से ज़्यादा हुआ, आई नीड टू मेंटेन माई बुक्स ऑफ परफेक्ट, अकाउंट्स, और उसके हिसाब से जो एक्सपेंस हुआ, जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स मुझे पे करना हाँ है। जी, 75 लाख ही है अगर मेरी इनकम, ग्रॉस इनकम, बट मेरा एक्सपेंस 50% से भी ज़्यादा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लूँ, हाँ एक्चुअल जी, प्रेजेंट कर दूँ, पर तो कम पे आया। करेक्ट, दिस इज राइट राइट राइट, आप लॉस भी दिखा सकते हो, अगर करेक्ट एक्चुअल में लॉस है, हाँ आप 80-90% खर्चा करेक्ट कर रहे हो, आपका इनिशियल ईयर ऑफ बिजनेस, हम्म आपने बहुत एडवर्टीज में करेक्ट स्पेंड किया, उसमें किया है, एम्प्लॉइज तो को दिया, आपका हाँ करेक्ट 80% भी हो सकता है, तो आप करेक्ट 20% प्रॉफिट है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्ट। मेंटेन करना है, अब राइट। सर इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ जी, जैसे मेरा 75 लाख का ग्रॉस इनकम है, मैंने 37.5 के लाख पे मैंने टैक्स पे कर दिया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस मेरा 4-5 लाख ही होता था, 70 लाख में घर बचा पा रहा हूँ, और 4 साल तक ये मैं करता गया, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, 2.8 CR का मेरा इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो बन गया। अब मान लो उससे कभी मैंने 30-40 लाख का प्रॉफिट बुक किया ऊपर, तो गवर्नमेंट आके मेरे को पूछेगी नहीं कि ये इनकम कहाँ से आई आपके पास, क्योंकि आपने तो फाइल ही नहीं किया था इतना। बिल्कुल, और काफ़ी लोग इसको मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसके प्रावधान है, आपको नोटिस आ सकती है, आपको स्क्रूटिनी आ सकती है, इसीलिए मैंने बोला ये एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो काफ़ी इसको अवॉइडेंस के लिए यूज़ करते हैं। करेक्ट इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको मोटा मोटी पता है कि मेरा शायद 45% Correct. प्रॉफिट है या 55% प्रॉफिट है, उधर तक का ठीक है, पर अगर आपको पता ही है कि मैं तो इसको कंसल्टिंग के कर रहा हूँ, सोलो मैन हूँ, उसके ऊपर मैं कुछ खर्चा नहीं कर रहा हूँ, हार्डली जैसे आपने बोला 2-5-10% का एक्सपेंस है, डोंट यूज दिस। और अगर इसको यूज भी करना है तो आप 80% प्रॉफिट दिखा दो, 70% प्रॉफिट दे दो, 60% प्रॉफिट दिखा दो, जो आपका एक्चुअल में आपको Actual लग में, रहा है मोटा मोटी है, बिकॉज ये सेक्शन क्या बोलता है, मिनिमम 50% दिखाना है, इसलिए उसके नीचे तो नहीं जा सकते, उसके ऊपर जा सकते हो। सो ये आपने जो बोला वो बिल्कुल प्रॉपर है, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, राइट और उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मेरा एक्सपेंस इतना है। तो भले आप अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, पर मोटा मोटी आपने जो खर्चा किया है Correct. वो किससे किया है, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, Correct. आपके बैंक से किया है, तो उसमें वो दिखना तो चाहिए। जैसे आपने बोला कि अगर वो पैसा बचा है और इसने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो तो क्लियर कट है कि आपने एक्सपेंस किया ही नहीं। करेक्ट। तो ये मिसकंसेप्शन था, तो थैंक्स फॉर आस्किंग मी दिस। यस, पीपल शुड टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। सो योर माय LTCD शुड समवेयर अलाइन विद माय इनकम। हाँ जी, हाँ जी, आपका जो इन्वेस्टमेंट, आपका जो दायरा है, जो आप कैपिटल नया ला रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है अल्टीमेटली। मेक्स सेंस। और सर ये सेम फ्रेमवर्क मैं कौन से तरह के फॉर्मेशन में यूज़ कर सकता हूँ? सोल प्रोप्राइटरी में यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं ये पार्टनरशिप फॉर्म में भी यूज़ कर हाँ सकता जी, हूँ? क्या ये मैं LLP में भी यूज़ हाँ, कर एलएलपी सकता में हूँ? अलाउड नहीं है, तो आप ओके। हाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में एंड यूज़ करो, और कंपनी पार्टनरशिप में कंपनी लेवल पे कर सकता हूँ? नहीं 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 ओके, नहीं। सो ऑलराइट। आपको मेनली इसके तक ही सीमित रखना है। 2 चीज़ें। हाँ, 2 चीज़ें, और बिकॉज़ 75 लाख तक टर्नओवर है, तो दिस इज़ मेनली अ स्मॉल स्केल जो बिज़नेस। फ्रीलांसर्स बिज़नेस उसके लिए है वो। हुँ, अगर ये बिज़नेस होता हुँ, तो इसका लिमिट 3 करोड़ तक का है। ये हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं सर। ओके। तो बिज़नेस में पूरा लॉ अलग चलता है। हुँ, वो सेक्शन 58 के अंदर ये टाइम कवर कर लिया। पहले उसका सेक्शन था सेक्शन 44 AD, 44 राइट? हुँ। तो उसमें लिमिट था कि अगर आपका 3 करोड़ तक का इनकम है, ये हम बिज़नेस की बात कर अब रहे हैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, राइट यस सर, सर। यस सर। अपना ओके। ये प्रोफेशन वाला पार्ट हुँ। हो गया, क्योंकि आपने बिज़नेस का बोला। राइट। तो बिज़नेस का जो आपका टर्नओवर है, हुँ, वो अगर आपका 3 करोड़ तक का है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो उसके तक आप ये
प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो, और Right. इसमें तो प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम है बिकॉज ये हम्म। बिजनेस की बात है। राइट। तो नॉर्मली स्मॉल ट्रेडिंग जो करते हैं, एक चीज़ जहाँ से लेके दूसरी जगह बेचते हैं, या कोई मान लीजिए किराना शॉप है, उस लिख के लिए क्लासिक एग्जांपल है। आपका जो टर्नओवर है, और मान के चल रहा हूँ वो टर्नओवर आप मान लीजिए डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको 6% ऑफ द टर्नओवर प्रॉफिट दिखाना है ओके मिनिमम। ओके, तो 1.8 टैक्स हुआ मेरा सेल्स पे। हाँ जी, तो अगर Okay. किसी का 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है हम्म तो वो 0 टैक्स भरेगा, क्योंकि 2 करोड़ का 6% 12 लाख, तो ओ 0 टैक्स। ओके। अच्छा, 12 लाख पे फिर वापस नॉर्मल टैक्स स्लैब लगने लग हाँ जाता जी, है। हाँ जी, तो क्योंकि Okay. वो उसको प्रॉफिट काउंट करना है, वो टैक्स नहीं है, इट्स अ प्रॉफिट परसेंट है। उसमें भी हमारा वो प्रॉफिट Correct. परसेंट था, उसके ऊपर टैक्स आएगा, तो 50% इज अ प्रॉफिट, इसमें 6% कंसीडर एज प्रॉफिट। पर मान लीजिए आपका कुछ इनकम अप टू 5%, कुछ कैश में भी इनकम है, तो उसके ऊपर आपको 8% प्रॉफिट काउंट करना है। ओके। तो किसी का 1 करोड़ का टर्नओवर है, 95 लाख उसने किससे लिया है, बैंक, डिजिटल, NEFT, Correct. जीपे एंड ऑल दैट Correct. थिंग, राइट। तो वो आपका आ जाएगा 6% प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट काउंट हो जाएगा। बाकी का 5 लाख आपने कैश से लिया है, तो उसके ऊपर 8% आ जाएगा। Got it. अब ये आपने दिखा दिया, अब इसमें भी सेम प्रोविजन है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो आप 15%, 18%, 20% भी दिखा सकते हो। पर ये 3 करोड़ तक के स्मॉल बिजनेसमैन को एक सहूलियत देने के लिए, एक एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दिया गया है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो, ओके ठीक है। आप डायरेक्टली ये प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अ टर्नओवर दिखा दो। ओके तो ये 6 अगेन मिनिमम है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, 6 एंड 8 ही दिखाते हैं। ओके। पर आप कैटरिंग बिजनेस में हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा मार्जिन 20% है, तो आप 20% दिखा सकते हो 44 एडी के अंदर, जो अभी सेक्शन 58 हो जाएगा। करेक्ट। सो ये चीज़ इधर भी याद रखनी है। और सेम गोस, अगर कुणाल मेरे को लग रहा है कि मेरे को 6% से कम आ रहा है और मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, तो आप वो भी दिखा सकते हो। आपके पास भी चॉइस है, आप पूरा अकाउंट मेंटेन करो, कितना सेल्स हो रहा है वो दिखाओ, कितना परचेस कर रहे हो वो दिखाओ, एक्सपेंसेस दिखाओ, वो अब भी ऑप्शन है। सो मेनली थिंक दिस एज अ एज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जहाँ पे आप एक परसेंटेज पकड़ के आप प्रॉफिट दिखा के उसके ऊपर टैक्स भर सकते हो, एंड नो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड और नो हैसल एट ऑल। गॉट इट, मेक सेंस। तो अगेन इसमें अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लूँ तो ये लागू नहीं होता है? नहीं, ओके, उसमें तो अपने खुद की बुक्स मेंटेन राइट करनी ही पड़ती है। राइट राइट एंड राइट। इसमें एलएलपी चलता है सर? इसमें भी एलएलपी नहीं चलता। ओके, सो एलएलपी स्ट्रिक्टली नहीं चलता है। राइट। गॉट इट। सो क्या एलएलपी क्यों क्यों ऑप्ट करेगा फिर कोई? बिकॉज वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाता है अगर मेरा। नहीं, बिकॉज सी एलएलपी में आपका जो मेन है वो प्राइवेट जैसा हो जाता है, बिकॉज माई लायबिलिटी एज अ पार्टनर इज वेरी लिमिटेड। गॉट इट। जहाँ पे पार्टनरशिप है उधर भी Okay. अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो आपका पर्सनल असेट को भी कुछ हो सकता है, जहाँ पे Right. आपको बिजनेस को कुछ हुआ, इंडिविजुअल में भी है, गॉट इट। तो वो आपका एज गुड एज आपका प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है। बट प्राइवेट लिमिटेड के कंपेयर में आपके हैसल्स उधर कम है। गॉट इट। सो इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, इसलिए मैं एलएलपी चूज करूंगा। अगर मुझे लग रहा है मैं प्रोफेशनल हूँ और मुझे कोई प्रैक्टिस करनी है, या मान लीजिए मैं एडवाइजर भी हूँ और मुझे एलएलपी फॉर्म करनी है, तो मैं एलएलपी फॉर्म करूंगा, क्योंकि उधर मेरी लिमिटेड लायबिलिटी लायबिलिटी है और So that's the टैक्सेशन सिंपल है कि प्रॉफिट जितना बचे उस पर 30% टैक्स हाँ देते जी, हो आप। हाँ जी। और आपको प्राइवेट लिमिटेड जितने जो, और आपको बोल रहा हूँ कंप्लायंसेस है, जो रिटर्न्स है वो उतने नहीं है, राइट। तो वो भी है। बल्कि प्राइवेट लिमिटेड में आप 26% टैक्स भरोगे, तो वो बेनिफिशियल है, पर उसके सामने कंप्लायंसेस ज़्यादा है। तो कंप्लायंस का कॉस्ट ही एनीवे ज़्यादा हो हाँ जाता है। जी, हाँ जी। गॉट इट। सर, ये आई थिंक हो गई हमारी फ्रीलांसिंग और स्मॉल बिजनेसेस वालों की बात। सो वी हैव हैड सम बिट ऑफ फॉर एवरीवन। Right. ने कुछ इनकम जो सैलरी के थ्रू कमा रहे हैं उनके लिए हमने डिस्कस किया, जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनके लिए किया, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और जो स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं विदाउट अ प्राइवेट कंपनी फॉर्मेशन, उनके लिए डिस्कस किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है गिफ्ट्स का, जो हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग किसी भी बात पे एक दूसरे को जीपे कर देते हैं, ठीक है, और बड़ा बड़ा अमाउंट करते हैं, 50,000 80,000। सो आई रियली फील कि फ्रॉम अ टैक्स एंगल ये कैसे देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता है। और वेरी वेरी इट्स वेरी कॉमन कि मैं मेरे वाइफ को बहुत बार 11,000 21,000 50,000 ऐसे ही कर देता हूँ, क्योंकि कोई एक्सपेंस मैनेज करना होता है। देन आई रेड कि चलो वाइफ के और हस्बैंड के बीच में चलता है, ये कर सकते हैं। सो पूरा टैक्सेशन वाला एंगल इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गिफ्ट्स, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर कि वो कैसे वर्क करता है, और किसको मैं गिफ्ट के तौर पे पैसा भेज सकता हूँ, किसको नहीं भेज सकता हूँ, और कब वो टैक्स इनवाइट करता है, कब नहीं करता है। थैंक्स कुणाल, बिकॉज इसके अराउंड बहुत ही कम डिस्कस हुआ है पूरे इंटरनेट में। सो मुझे लगता है ये सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें मिथ्स बहुत सारे हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट मी स्टार्ट, कि लाइफ में एक बार आपको गवर्नमेंट बोलती है कि आप दिल खोल के गिफ्ट ले सकते हो किसी से भी, वो है मैरिज, ओके जो आपके और मेरे हो चुके हैं। सर, मेरा टैक्स फाइल करना बाकी है लेकिन। तो आप बेनिफिट उसका ले सकते हो। राइट। सो आपको मैरिज के टाइम पे जो भी गिफ्ट आती है, किसी से भी आती है, इन कैश काइंड इज एग्जम्प्ट। ओके। बट कैश मोर देन 2 लाख आता है,
तो वो ब्लैक मनी के एक्ट के अंदर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ओके मोर देन 2 लाख कैश किसी से नहीं लेना है कलेक्टिवली। तो ओके कैश में गिफ्ट ना लो, इंडिविजुअल 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते कि सबसे मिला के सबसे मिला के ओके तो ओकेशन पे ओकेशन काउंट होगा बराबर। तो 2 लाख के ऊपर Got कैश नहीं होना चाहिए। सो एनी गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ आपको किसी ने फिर आपको चेक दे दिया, आपको किसी ने कार दे दी, आपको किसी ने हनीमून पैकेज दे दिया, एनीवन फ्रेंड्स नॉन रिलेटिव रिलेटिव इज एग्जाम, बट दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम ओके मैरिज। ठीक है, अब आते हैं जैसे आपने बोला नॉर्मल पार्लेंस में हम किसी को बर्थडे पे गिफ्ट दे देते, ये दे दे। करेक्ट तो इसमें देखना पड़ेगा आपको अदर देन रिलेटिव। अब ये रिलेटिव का डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि रिलेटिव जो हम कॉमन मानते हैं ऐसे रिलेटिव नहीं है। जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स बोलती है वो रिलेटिव का एक लिस्ट देखेंगे, पर जो नॉन रिलेटिव है उससे आपको साल में 50,000 के ऊपर गिफ्ट आया तो पूरा अमाउंट इज टैक्सेबल, पूरा इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, फुल Okay. टैक्सेबल एज पर योर स्लैब रेट। तो मान लीजिए मैं आपका फ्रेंड हूँ, हम दोनों रिलेटिव नहीं होते इसका इनकम टैक्स Correct. डेक्लेरेशन, और मैंने आपको 30,000 रुपए दिए। मान लीजिए दूसरा कोई आपका फ्रेंड है, उसने भी आपको 30,000 रुपए कोई गिफ्ट दिया, कैश वाउचर दिया या गिफ्ट दिया, बराबर है, 60,000 हो गया। तो किसी किसी को लगता है मैंने 30,000 दिया तो 10,000 पे टैक्स देना है, पूरे 60,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट इज द वन थिंग। जो आपने जीपे वाला एग्जांपल दिया इधर क्रुशियल है। आप उसको रियम्बर्स कर रहे हो, आपने मूवी देखने गए तो बात ठीक है, पर आपने जीपे में दे दिया, ये दे दिया, दिस ऑल आर So टैक्सेबल। for example, if मैं और मेरा फ्रेंड डिनर पे जाते हैं एंड हर बार बिल मैं पे करता हूँ और मेरा फ्रेंड मुझे बार बार पे करते रहता है। फॉर एग्जांपल हर बार 10,000 का बिल आ रहा है फॉर सिंपलिसिटी, 10 बार हम गए, लाख रुपए मैंने पे किया और 50,000 उसने मुझे कर दिया। Am I supposed to pay tax? सो नाउ सी इट्स अ रियम्बर्समेंट ऑफ व्हाट यू बोथ Correct. पेड, बराबर है। बट अगर ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है और इनकम टैक्स की नज़र में आते हैं तो उसमें क्वेश्चनिंग आ सकता है, Okay. और फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई देखो ये तो मैंने बिल किया था, इसका रियम्बर्समेंट दिया। तो काफ़ी बार ये लोग इसको लूजली यूज़ कर देते हैं, कोई किसी का क्रेडिट कार्ड बिल स्वाइप कर देता है और कोई इसको रियम्बर्स कर देता है क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स के लिए। रिसेंटली अभी कि मैंने देखा था किसी का 15-20 लाख का सैलरी था पर उसने क्रेडिट कार्ड हाँ 1.5-2 जी। करोड़ का स्वाइप किया हुआ था, उसको नोटिस आ गया, नोटिस आकर सब लोग उनको भेजते रहते थे अकाउंट में। राइट। तो सो ये क्लासिक केस है। अभी क्या होगा, आपने तो वो पॉइंट कमाने के लिए किया, पर ये आपकी इनकम में जोड़ देंगे कि वो Correct. बोलेंगे कि भाई ये तो आपको गिफ्ट मिला है। तो मत करिए ऐसा। करेक्ट छोटा मोटा अमाउंट ऐसी, ये फियर मॉन्गरिंग नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट है, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरे फ्रेंड के साथ हम Right. खाना खाने जाते हैं, कोई एक दे देता है, बाकी रियम्बर्स कर Right. देता है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट इट्स ऑलवेज अलाउड। ठीक है, बिकॉज सबको पता है ये गिफ्ट नहीं है, कोई ऐसे तुरंत गिफ्ट Correct. नहीं देता है फ्रेंड्स को, बराबर, इतने अच्छे फ्रेंड नहीं होते। करेक्ट सो दैट्स ओके। बट अब जैसे आपने बोला ये सब, मैं बोलूँगा आपको मटेरियल इम्पैक्ट करने वाले जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं करने चाहिए। ओके अब तो अगर मैं कोई गिफ्ट ले रहा हूँ तो ये इश्यू है, बराबर है। आपको बाय द वे वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई आईफोन गिफ्ट देता है, आपको मैकबुक गिफ्ट देता है, दैट इज नॉट टैक्सेबल। Why? वाई? बिकॉज गवर्नमेंट ने जो गिफ्ट का रोल बोला है, बराबर है, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है मूवेबल असेट, एनी इमूवेबल, अगर किसी ने आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ओके पर मूवेबल असेट में आपको किसी ने कार भी गिफ्ट दी, दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। ओके ठीक है, तो आपके मूवेबल में क्या क्या टैक्सेबल है? आपके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल असेट, मतलब क्रिप्टो। इसको छोड़ के, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको स्पेसिफिकली बोला है कि ये मूवेबल अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया, भले ही नॉन रिलेटिव है, बराबर है, तो इसके अलावा कोई भी चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला नहीं है। तो आपको कार हो गई, आपको वॉच हो गई, आपकी, मैंने आपको बोला आईफोन हो गया, तो आप फ्रेंड से ये सब गिफ्ट ले सकते हो, बट कैश में, बैंक ट्रांसफर में, मनी, शेयर, सिक्योरिटीज में गिफ्ट नहीं ले सकते, बिकॉज खाली मैरिज के टाइम पे ले मैरिज सकते के हैं। टाइम पे आप कुछ भी गिफ्ट ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, इट इज एग्जाम, पर उसको आप रिकॉर्ड मेंटेन करो Correct. किससे क्या आया है, दैट्स इट। तो कभी कुछ इंक्वायरी हो तो आप वो बता पाओ। करेक्ट और कैश में किसी ने दिया है तो टोटल 2 लाख में हाँ, कैश तो में ले हाँ, सकता क्योंकि 269 ST करके एक सेक्शन है, वो ब्लैक मनी Black क्वार्टर money करता है, जाता और है। उसका पूरा अमाउंट 100% टैक्स हो सकता है, मतलब पूरा 2 लाख टैक्स में देना पड़ सकता है। ओके सो कैश को न छुइए। आई थिंक तभी बहुत लोग ये करते हैं कि जिस साल उनका मैरिज होता है उस साल वो लोग कैश इन हैंड 2 लाख से बढ़ा देते हैं क्योंकि बिकॉज वो दिखा देते हैं कि कैश है। पॉसिबल है, हाँ, ऐसे Okay. काफ़ी लोग करते होंगे। करेक्ट और अभी इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो मैंने बोला रिलेटिव, अब रिलेटिव में सबका रिलेशन हाँ। में अलग अलग दिमाग में चलता है। करेक्ट तो अभी इसमें रिलेशन में कैसे होता है, मुझे खुद का रिलेशन देखना है जिससे मुझे गिफ्ट आ रही है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मेरे लिए माय स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, मैं इसमें देख के बोल रहा हूँ बिकॉज Correct. इट वुड बी रिलेवेंट, क्योंकि मुझे कुछ मिस Correct. आउट नहीं करना है। स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, सन, डॉटर, सो लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट। अब क्या होता है, जब मैं स्पाउस बोल रहा हूँ तो स्पाउस के मम्मी पापा, मतलब मेरे सास ससुर, उसका ब्रदर,
ये सब भी लिस्ट में आ जाते हैं। मेरे मामा मामी, मेरे काका काकी, मेरे हम्म। फोई फुआ, ये सब भी आ जाते हैं। तो ये पूरा एक लिस्ट भी हम हमारे व्यूअर्स को दे देंगे तो उनको समझे कि यही है जो रिलेटिव्स में आता है। आता है। अब मेरे को एक मिथ मैं आपको बोल रहा था, जो मैंने जब एक रील शेयर की सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल हुई, कि लोगों को पता ही नहीं है कि कजिन्स आर नॉट कंसिडर एज रिलेटिव। तो अगर आपका अंकल का लड़का, मतलब आपके मामा का या काका का लड़का मामा है आपको, बट मामा का बेटा नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो मतलब मामा का बेटा हम्म। अगर आपको या मामा की बेटी आपको गिफ्ट देती है, हम्म। सो दैट इज टैक्सेबल, क्योंकि वो 50,000 के ऊपर गया तो सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज रिलेटिव। करेक्ट। और एक important aspect, okay, if you receive gift, okay, so if your mama gifts you 1 lakh, you will pay 0 tax. करेक्ट। But you pay gift to your mama, he has to pay tax. अच्छा। मैंने आपको बोला रिसीवर के एंगल से देखना, और ये मिथ बस्टिंग है। कैसे? अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मैं किससे रिसीव कर रहा हूँ? मामा मामा मतलब से। मदर के ब्रदर से, ब्रदर से। ठीक है? करेक्ट। तो मेरे लिए तो एग्जाम्प्ट है, बिकॉज मैं रिसीव कर रहा हूँ बिकॉज मेरे वो मामा है। राइट। अब समझो मैं मेरे मामा को गिफ्ट में दे रहा हूँ, ठीक है? हम्म। सो उनके एंगल से आप देखने जाओ तो उनकी सिस्टर से गिफ्ट ले सकते हैं, पर सिस्टर के लड़के से नहीं ले सकते। वो So, राइट। if I give gift to my mama for him, it is taxable. But my mama give gifts to me, so it is not. So आप मामा से, फूई फुआ, काकी काका से गिफ्ट ले सकते हो, दे नहीं पर सकता। उनको दो मत। आई थिंक सब अगर जो 20 25 30 साल के लोग जो देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है ये। तो Correct. आप अभी एक वैलिड रीजन दे सकते हो कि मैं आपको गिफ्ट क्यों नहीं दे दे रहा हूँ। सकता हूँ। इसके अलावा कुछ सर इसमें ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी डू ट्रांसफर्स ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फिर गिफ्ट के फॉर्म में हम किसी को कुछ दे रहे तो? सी मेनली आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो बहुत ही क्रूशियल है ये साल से आपको, मतलब पहले भी था पर ये साल से पर्टिकुलरली बोला गया, जब आप इनकम टैक्स फाइल करोगे आपको जो भी गिफ्ट आती है इवन रिलेटिव से आपको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखानी पड़ेगी। Okay. मतलब आपने जो बोला कि अब आपकी वाइफ को भी गिफ्ट देते हो अमाउंट में, हम्म। तो वो एक बड़ा Correct. मटेरियल अमाउंट है, तो उनको दिखाना पड़ेगा रिसीव फ्रॉम हस्बैंड 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। दिस इज नॉन एग्जेम्प्ट, मतलब दिस इज एग्जेम्ट नॉन टैक्सेबल, फिर भी दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो Correct. आपको इसको दिखाना पड़ेगा। इससे आपका ट्रेल मेंटेन होता है कि आपको 5 साल पहले ये 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए रिलेटिव से आए थे, और बड़ा अमाउंट का कुछ कर रहे हो, भले फैमिली के अंदर कर रहे हो, एक गिफ्ट डेट बना लेना चाहिए, उससे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। Perfect. तो अगर आप पापा को 10 लाख रुपए दे रहे हो, भले आपने अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, इट इज़ नॉन टैक्सेबल, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पर एक क्रुशियल चीज़ जो लोगों को नहीं पता है, जैसे आपने बोला एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपकी वाइफ को आप गिफ्ट देते हो, वो तो टैक्सेबल नहीं है। उन्होंने इन्वेस्ट कर नहीं, दिया। उन्होंने वो इन्वेस्ट कर दिया, राइट। Right. तो वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। हो तो फॉर एग्जांपल कुणाल ने उनकी वाइफ को 10 लाख गिफ्ट में दिया, अब 10 लाख टैक्सेबल नहीं है उनकी वाइफ के लिए, कुणाल के लिए भी Correct. नहीं है, बट वो 10 लाख उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए, और उसके ऊपर 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो वो 2 लाख कुणाल की इनकम में जुड़ जाएगा, नहीं कि वाइफ की। ऐसे 2 बार एग्जेम्पशन नहीं ले सकता हाँ 1.25 जी। लाख का। हाँ जी। करेक्ट। तो काफ़ी लोग ये करते हैं कि वाइफ हाउस वाइफ है, उसके अकाउंट में पैसे डाल देते, हम्म। उसमें से इन्वेस्ट कर देते, उसमें से स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते, पर ये पूरी इनकम क्लब हो जाएगी, इसको क्लबिंग प्रोविजन बोलते हैं, और ये काफ़ी लोग को नहीं पता है। और ये मैं हाईएस्ट देखता हूँ कि लोग ये चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। अब वो बोलेंगे मैं तो 5 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, पर जब भी इनकम टैक्स स्क्रूटिनी आएगी तो ये पूरा बैक ट्रैक करके आपको कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये अलाउड नहीं है। करेक्ट। सर इसमें एक क्वेश्चन है मुझे, फॉर एग्जांपल किसी ने 10-15 लाख के स्टॉक 10-15 साल पहले लिए थे, आज वो 2 करोड़ के हो गए, 1 करोड़ 80 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स बन रहा है नाउ, विच इज़ अ वेरी हेफ्टी अमाउंट। उसमें कुछ एक प्रोविजन है जहाँ पे मैं उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कर दूं तो कुछ बच पाता है, तो सर वो एग्जैक्ट बिल्कुल। लॉजिक क्या है? सो सेक्शन 54F अगेन हम्म। 1961 में था, हम्म। उसका सेक्शन भी चेंज हो गया है, पर Right. सेक्शन 54F ये बोलता है आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में गेन हो, उसको आप रियल एस्टेट में डालो। मैं बोल रहा हूँ कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, मतलब वो आपका फॉरेन स्टॉक्स हो करेक्ट। फिर भी, आपका गोल्ड हो फिर भी, आपका लॉन्ग टर्म इक्विटी में प्रॉफिट हो, शेयर्स में हो, ये पूरा प्रॉफिट को अगर मैं हाउस परचेस करता हूँ तो मुझे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। भले मेरा पहला पैर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। दूसरा होना चाहिए, तीसरा नहीं हो सकता। अच्छा, पहला या दूसरा ही होना चाहिए, तीसरा नहीं हो सकता। पहला भी तो चलेगा? पहला भी चलेगा, दूसरा भी चलेगा, बट Okay. तीसरा नहीं हो सकता। तो कुणाल के नाम पे एक घर है तो ये प्रोविजन यूज करने के लिए कुणाल दूसरा घर ले सकता है, बट तीसरा नहीं ले सकता है। 54F जिसका सेक्शन नंबर चेंज हो गया, बट 54F का रूल सेम रहा है। Got it. दूसरा, मैक्सिमम 10 करोड़ तक का बेनिफिट ले सकते हो। Okay. तो आपका अगर 2 करोड़ का प्रॉफिट है और आपने सामने 2 करोड़ का घर ले लिया, आपको 0 टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, पूरा प्रोसीडिंग यूज करना पड़ेगा? पूरा प्रोसीडिंग यूज करना पड़ेगा, सिर्फ Okay. कैपिटल गेन नहीं। ओके, और तो उसमें से 1 करोड़ यूज करो तो आपको प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा। ओके, गॉट। हाँ जी, तो आपको वो देखना है। एंड इन केस सर मैं बंगला बनाना चाह रहा हूँ, मैंने लैंड ले लिया था,
बंगला बना दिया है थोड़ा बहुत, अब उसके कंस्ट्रक्शन में मेरे को खर्च करना हो पैसा 2 करोड़ रुपया, हाँ राइट। I सो can still do आइदर आप 1 ईयर बिफोर घर ले लो या 2 ईयर्स आफ्टर ले लो या Okay. 3 साल के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट कर लो, ओके तीनों अलाउड है। आपने आज हम्म प्रॉफिट बुक किया, हम्म बराबर है, कैपिटल गेन बुक Correct. किया, पर आपने 1 साल पहले घर लिया था। तो हम्म आज जो कोई पॉडकास्ट देख रहा है उसने लास्ट ईयर में कभी घर लिया है Oh, this is और वो interesting, right. अभी भी प्रॉफिट बुक हम्म करेगा तो उसके सामने इसको एग्जाम क्लेम कर सकता है। सो दिस इज द ओनली समथिंग लाइक बैक जो ट्रैक पीछे आप जाके कर सकते हो, बराबर है। करेक्ट तो अभी कोई देख रहा है और उसने लास्ट 6-8 महीने में घर लिया है, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने एक पॉडकास्ट लाइव किया, हमने बोला कि आप RSU पे टैक्स बचा सकते हो। एक जन ने फॉरेन स्टॉक्स बेचा था, उसने घर लिया था, उसने ये प्रोविजन नहीं लिया था, उसने फिर ये देख के पीछे यूज जाके किया, हाँ पीछे जी, जाके बिकॉज use किया है। 1 साल के अंदर घर लिया था। हम्म पर एक चीज ध्यान में रखनी है कुणाल, अगर मैं नेक्स्ट 2 साल, बिकॉज ये घर का कैसा है कि आज मैं बेच रहा हूँ तो मुझे घर ऐसा नहीं है कि 2 महीने में मिल Correct. जाएगा, तो इसलिए आपको 2 साल का टाइम दिया है और आपने बोला कंस्ट्रक्शन इसके लिए 3 3 साल साल का का टाइम दिया दिया है, है, बराबर है। correct. एक चीज का ध्यान रखना है, उसको आप अपने पास पैसा नहीं रख सकते। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप कोई भी बैंक में जाएंगे उसको बोलो मुझे CGAS Okay. कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ओपन करना है। हम्म रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट अगर 31 जुलाई के पहले या 31 होगा, जो भी आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है उसके पहले ये अकाउंट खोल के उसमें पैसा डाल देंगे, देना है, तो आप Got it. इसको 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर यूज कर पाओगे फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी। करेक्ट मान लीजिए आप नहीं प्रॉपर्टी बाय कर पाए तो आपको ये दूसरे या तीसरे साल में टैक्स लग जाएगा, ओके, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, Okay. उल्टा इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा क्योंकि आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखते हो राइट, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। मिलता है, गॉट इट, ओके पर वो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल, which is करेक्ट, यस। सो आई थिंक सर मैंने सारे पॉइंटर्स समझ लिए आपसे फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स। अब सर कुछ कुछ आई एम वेरी श्योर ये जानने के बाद भी गलतियां कर देते लोग, तो क्विकली अगर आप ब्रश अप कर पाए कि ये गलतियों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अभी साल शुरू ही हुआ है एंड पीपल कैन टेक केयर ऑफ इट, ट्रैक देयर टैक्सेस, ट्रैक देयर प्लानिंग। सो क्या क्या गलतियाँ जिनका उनको एकदम क्लियरली अभी से ध्यान रखना है ताकि मार्च 2027 में वो लोग जब फाइल करें तो खुशी से फाइल करें। राइट। सो कुणाल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टैक्सेशन की ABC से लेके एडवांस टैक्स प्लानिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जो हम कर पा रहे थे। करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शायद वीडियो को आप 2, 3, 4 बार देखें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको लगेगी कि ये समझ में नहीं आ रही पर समझेगी, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट जो गलतियाँ लोग करते हैं, फाइलिंग को प्लानिंग समझते हैं। फाइलिंग इज पोस्टमार्टम, जो अभी आप जुलाई में कर रहे हो वो लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप हिसाब दे रहे हो। प्लानिंग अभी नहीं होगी, प्लानिंग अभी होगी जो अप्रैल 26 से मार्च 27 में जो इनकम कमाने वाले हो उसके लिए ये पॉडकास्ट है। प्लस ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें वो भी बोली कि जो नहीं करनी चाहिए, तो Right. वो तो आपको कभी भी काम लगेगी। तो प्लीज़ स्टार्ट प्लानिंग नाउ। आपकी रिजीम वापस क्रॉस चेक कर लीजिए जो हमने आपको बताई है। Correct. दूसरा, आपको अभी पता चला है कि आप कौन से इनकम टैक्स के जो कैपिटल गेन रिलेटेड जो प्रोविजन है उसका आप बेनिफिट लीजिए। काफ़ी लोग इसको नहीं लेते। जैसे मैंने आपको बोला, अगर वो 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करना है, आपको अभी आप म्यूचुअल फंड का रिव्यू कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं कर रहा है, मार्केट खराब है, गेट आउट ऑफ दैट, बुक द प्रॉफिट इन दैट। जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके सामने कुछ अच्छा ले लीजिए। या आपको लग रहा है कि मुझे स्मॉल कैप में निवेश करना है, तो मैं भी जब भी कैपिटल गेन मैं आपको बोला मैं क्लाइंट के लिए यूज करता हूँ, इट इज नॉट जस्ट टू बुक द प्रॉफिट, इज टू चेंज द पोर्टफोलियो। तो अगर मैं लास्ट मार्च में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने स्मॉल कैप में मूव किया फ्रॉम अ फ्लेक्सी कैप, क्योंकि मुझे लगा स्मॉल कैप में वैल्यूएशन इज बेटर। सो दिस इज द प्रोविजन। पर उसमें मैंने 2 चीज कर ली, मैं पोर्टफोलियो भी चेंज कर लिया और टैक्स भी बचा लिया। तो ऐसे देखना है। तो ऐसा नहीं है कि उसको आप सिर्फ 1.25 लाख और या 15,000 प्रॉफिट या 15,000 टैक्स बचाने के लिए देखें। चौथी गलती, कोई भी प्रोडक्ट, वो आपका इंश्योरेंस हो, आपका म्यूचुअल फंड हो या यूलिप हो, डोंट जस्ट इन्वेस्ट टू सेव टैक्स। पहले तो मेरे लिए रिजिम ओल्ड बेटर है कि नहीं, अगर ओल्ड बेटर नहीं है तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना ही नहीं है। पर ये गलती भी मत करना क्योंकि न्यू रिजिम में हो तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है कुणाल, लोग का इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ है बिकॉज एक कंपल्शन था इन्वेस्ट करने का, वो चला गया। सी आई बिलीव इन दैट, आई एम इन दैट जोन कि आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप यू इन्वेस्ट, बट यू जस्ट डोंट स्पेंड, बैलेंस इट। सो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो सोचो कि यह पैसा मैं टैक्स प्लानिंग के लिए नहीं, बट ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में मेरा टैक्स प्लानिंग मिला के करूँ तो बेटर होगा। सो ये एंगल से सोचना है, बिकॉज टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज वन एंड द सेम थिंग और इट्स अ सबसेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इधर गलतियां होती है। बाकी हमने आई थिंक ओवर द पॉडकास्ट सब गलतियां और काफ़ी सारी गलतियां डिस्कस की है, बट और भी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैप्पी टू टेक इन द कमेंट्स। जस्ट वन लास्ट थिंग, 1-2 लाइनर Please. फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग इट कि उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मतलब इन टर्म्स ऑफ टैक्स प्लानिंग यू आर सेइंग, टैक्स प्लानिंग, यस। सो जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें से मुझे लगता है बिकॉज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट हार्वेस्टिंग तो कर ही सकते हो। लॉस हार्वेस्टिंग कैसे यूज़ करना है हमने वो बता दिया है। तीसरी चीज़ है रिजिम सिलेक्शन, अगेन वो भी सिंपल है, वो भी यूज़ करो। बट लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कुणाल, मैं जो
पैसिव इनकम बनाना चाहता हूँ ना, उसका कैपिटल एक्टिव इनकम से आएगा, ठीक है। तो अगर मेरा जो प्रोफेशन है, जैसे आई एम इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टिंग एंड टैक्स प्लानिंग, मैं भी मेरी पैसिव इनकम कर रहा हूँ, पर मेरा जो मेन कैपिटल है ना, वो मेरी ये इनकम से आता है, राइट। आपके लिए भी वही है, बराबर। सो माई पॉइंट इज दैट पीपल आर चेजिंग पैसिव इनकम, बट उसको लर्न करो, उसमें इन्वेस्ट करो, और उसके बाद आपको वो कैपिटल मिलेगा, उससे आप ग्रो कर पाओगे। सो टैक्स प्लानिंग करना है पहले एक्टिव इनकम में और पैसिव इनकम में। सो माई होल पॉइंट इज दैट कि आप मोर टाइम स्पेंड करो ऑन अर्निंग योर एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम बनती रहेगी विद दिस नॉलेज। करेक्ट, थैंक यू सो मच नितिश सर, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल थैंक यू सो कॉन्वर्सेशन। मच। 60 to 70% चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैंने आज जानी है टैक्स के बारे में। जो हो गया उसको वो शायद मैं इंकलकेट नहीं कर पाऊँगा खुद के टैक्स प्लान में, बट जो अब मैं कर सकता हूँ वो 100% करूँगा ही करूँगा। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे टैक्स सेव हो सकता है, बेटर टैक्स प्लान हो सकता है। एंड सरकार ने, आई एम वेरी हैप्पी, इतने सारे ऑप्शंस दिए, प्रोविजंस दिए जहाँ पे आप अपने नीड के हिसाब से चीज़ें प्लान कर सकते हो। ट्रू। सो इट्स नॉट दैट कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स आपसे लेना ही चाहती है, बट गवर्नमेंट ने आपको राइटफुली अधिकार दिए कि आप कैसे कैसे बचा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आपने ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमको इस कॉन्वर्जेशन को दिए एंड वी एन्जॉयड इट थॉरली। टैक्सेशन जैसा फियरफुल टॉपिक आपने इतना सिंप्लीफाई करके अच्छे से समझाया, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। So grateful and thanks for having me, Kunal. Always a pleasure to have a chat with you.